अच्छा एक बात तो बहुत ऑब्वियस होगा कि अगर कोई भी दो ज्योग्राफिकल एंटिटी है, चाहे वो दो देश हो या दो राज्य हो या दो जिला हो या दो अंचल हो या दो राजा सुग्राम हो, तो दो गांव के बीच अगर कोई बाउंड्री है, वो बाउंड्री क्या होगा? दो हो सकता है क्या? डिमार्केशन जो है दो गांव के बीच में दो हो सकता है क्या अगर सटा हुआ है दोनों गांव? तो जब बाउंड्री जब भी होगा वो तो यूनिक होगा ना, वो उसमें ड्युअलिटी नहीं हो सकती है, दो बाउंड्री नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर दो होगा तो उसका मतलब हो जाता है कि एक ही प्लेस पर दो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी हो जो कि संभव नहीं है। जैसे एक ही जगह लें, अब बोले कि हिंदुस्तान का भी है, पाकिस्तान का भी है, या इस गांव का भी है या इस गांव का भी, ऐसा नहीं हो सकता। डिस्क्रीट होना होता है। जो ज्योग्राफिकल एंटिटीज है वो जनरली डिस्क्रीट होते हैं। तो जब डिस्क्रीट होना है दो ज्योग्राफिकल एंटिटीज को, या लैंड पार्ट भी क्या है, ज्योग्राफिकल एंटिटी है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों के बीच में जो बाउंड्री है वो बाउंड्री यूनिक हो, बाउंड्री में ओवरलैप या गैप नहीं हो सकता है। पहले तो ये प्रॉब्लम क्यों आया उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे उस पर हम जाएंगे। तो एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ उसको आप समझ लीजिए, तो आपको उसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इफ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एग्जैक्टली, तो दो गांव के बीच जो अगर सटा हुआ है दो गांव, तो उसके बीच कोई एक सीमा तो बनेगी, तो वो सीमा एक ही होगी, वो दो नहीं हो सकती है। इस बात को तो लॉजिकली आराम से समझा जा सकता है। अब बात यह है कि पुराने जमाने में जो हमारे मैप्स बने, जो मानचित्र बना, वो हाथ से ड्रॉ किया गया था। तो जब हाथ से ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा? सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल परफेक्शन होगा। तो वो चीज कोई आदमी बहुत अच्छे से ड्रॉ किया, और इवन मैंने ड्रॉ करते हुए देखा है, वो ट्रेसर्स कहा जाता था उनको, वो हिंदी में देखिए क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ, प्रारूपक, प्रारूपक बोलते थे। वो मैंने देखा है, वो नक्शा बनाते हुए सर्वेक्षण कार्य गुलजार बाग में, वो जब वो ड्रॉ करते हैं तो कितनी ज्यादा सावधानी बरती जाती थी कि वो एक तो लाइन की मोटाई अलग ना हो, और वो ट्रेस करना है तो ट्रेस करते वक्त वो सांस को रोक लेते थे। जब सांस रुका हुआ रहता था और उस पर मतलब तो ओवरलेड रहते थे पेपर्स, तो उस पर पत्थर रखा हुआ रहता था, वो रोल करते थे, फिर रोल को ऐसे फैलाया और सांस रोक के लाइन को ड्रॉ करते थे। कहने का मतलब कुछ भी हो, बावजूद इसके हाथ से किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उसके सीधे होने या उस कार्वेचर को मेंटेन करने की एक सीमा होगी, और वो वहां पर व्यक्तिगत दक्षता के कारण या व्यक्तिगत दक्षता के अंतर के कारण शुद्धता में भी अंतर आएगा। तो जो हाथ का थरथराहट है या लाइन ड्रॉ करने का परफेक्शन का कमी है, उसके कारण से क्या हुआ कि दो गांव का नक्शा जो लाइन ड्रॉ किया गया, कायदे से तो लॉजिकली या तार्किक रूप से तो वो एक ही लाइन होना है, लेकिन जब दोनों, और वही लाइन इस गांव के बाउंड्री पर भी दिखाई देगा, वही लाइन एडजेसेंट विलेज के, रेवेन्यू विलेज के बाउंड्री पर भी दिखाई देगा। तो दोनों एकदम एक जैसा होना चाहिए। अगर हम ग्लास टेबल पर दोनों को सुपर इम्पोज करें तो एक तीन सीमाने से दूसरे तीन सीमाने तक बिल्कुल से एक लाइन होना चाहिए, लेकिन हाथ से ड्रॉ करने के कारण ये नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इसके कारण मानचित्र गलत है, लेकिन ये इसको बेटर एरर नहीं कह सकते हम, इसको बेसिकली इम्परफेक्शन कहेंगे। तो इम्परफेक्शन तो है, और नो डाउट है, आज जब हम कंप्यूटर पर लेके आते हैं दो एडजेसेंट रेवेन्यू विलेज को, तो एक तीन सीमाने से दूसरे तीन सीमाने तक हमको ड्युअलिटी मिलती है, लाइन की ड्युअलिटी मिलती है। ऑल्दो इट इज 95 टू 100% के बीच में ही ओवरलैप करता रहता है, वो सही है, मैच करता है, लेकिन जो 2% 3% का जो मिसमैच है, तो कंप्यूटर पर वो नहीं हो सकता। कंप्यूटर पर उस पर एकदम से एक लाइन होना जरूरी है। तो इस चीज को हम जब अभी सर्वे कर रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को हम खत्म करेंगे। ये प्रॉब्लम गैप ओवरलैप के प्रॉब्लम के नाम से हम लोग मतलब जनरली इसको आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब ये इम्परफेक्शन है हमारे पुराने वाले मैप में। ऑल्दो इट वाज मेड विथ हाईएस्ट एक्यूरेसी, द बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी व्हाट वाज अवेलेबल दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ मैप मेकिंग। स्टिल मतलब अब क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी टूल्स ज्यादा हो गए, हम ज्यादा ईटीएस हो गया,
पहले चैन कुछ भी है तो चैन से नाप रहे थे, आज ईटीएस से नाप रहे हैं, तो परफेक्शन या फास्ट काम कर पा रहे हैं, कंप्यूटर पर हम देख पा रहे हैं, कंप्यूटर पर तो ये सारी चीजें हमको पहले नहीं थी, आज हो गई। तो इसके कारण क्या है कि आज हमको वो चीजें सुधारने का मौका मिल रहा है, तो उसको हम करेक्ट करेंगे। तो कैसे करेक्ट करेंगे? तो ये प्रॉब्लम आपको मिलेगा, दिस गैप ओवरलैप प्रॉब्लम जो है आपको मिलेगा। तो मैं वही डिस्कस कर रहा था कि पहले क्या है, होल टू पार्ट करते हैं ना सर्वे। तो होल होल का कहने का मतलब क्या है? अच्छा, पुराने जमाने में भी ना, एक और बात मैं बोल दूं कि जो यूनिट था हमारा, फंक्शनल यूनिट था, वो रेवेन्यू विलेज था। तो नक्शा बनाने का भी जो फंक्शनल यूनिट था या सर्वे करने का, वो रेवेन्यू विलेज था। तो रेवेन्यू विलेज को अलग, सारे रेवेन्यू विलेज का जो मैप बना, दैट वाज मेड इन आइसोलेशन, अलग अलग बना। तो हो सकता है कोई दूसरे प्रारूपक ने उस गांव का नक्शा बनाया, अब बगल वाले ने, तो कॉमन बाउंड्री जो है हो सकता है दो अलग अलग प्रारूपक के द्वारा वो ट्रेस किया गया, तो उससे भी अंतर आ गया हो। तो रीजन में भी डिफरेंट, या फिर त्रुटि का एरर डिस्ट्रीब्यूट किया, उस कारण से भी थोड़ा अंतर आ गया हो। स्केल एग्जैक्ट से 13960 नहीं था, उस वजह से भी अंतर आ गया हो। इवन मीडिया जो हमारा है 100 साल से है, वो हो सकता है कागज में हल्का श्रिंकेज आ गया हो, हालांकि उसको तेल लगा के काफी बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है, बावजूद इसके 100 साल 150 साल होते होते वो क्या होता है, डिके करता है, या मीडिया भी ऑक्सीडाइज होता है, या उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, तो उससे भी थोड़ा परिवर्तन आ गया हो, व्हाटसोएवर। लेकिन हमको ये मान के चलना होगा कि यस, इट हैज सम imperfection in the form of gap and overlap, and we are going to survey, तो we have to correct it। ठीक है ना? तो होल टू पार्ट में जब हम जाते हैं सर्वे करने के लिए, तो होल को ये एक्शन आइटम में कैसे रिफ्लेक्ट होता है? एक्शन आइटम में ये ऐसे रिफ्लेक्ट होता है कि सबसे पहले हम बाउंड्री तय करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर पार्सल की बाउंड्री को तय करते हैं। तो बड़ा वाले ज्योग्राफिकल एंटिटी को पहले बनाते हैं, छोटा वाला को बाद में। तो रेवेन्यू इकाई हम लोग क्या है, राजस्व ग्राम है हमारी इकाई सर्वेक्षण की। तो राजस्व ग्राम में सबसे पहले बाउंड्री बनाते हैं। तो बाउंड्री जब बनाएंगे, हम लोग पहले डिस्कस किए थे ना कि अगर किसी गांव का एडजॉइनिंग, मान लो कोई विलेज है, रेवेन्यू विलेज है, वो 5 गांव से घिरा हुआ है, तो 5 गांव से घिरा हुआ है, तो कितने सारे ट्रांजेक्शन होंगे? ट्रांजेक्शन याद है ना, ट्रांजेक्शन किसको कहते थे? जहां तीन रेवेन्यू विलेज एक पॉइंट पर मिलता है। अगर अगर कोई कंटिन्यूअस सरफेस होगा हमारा, विदाउट एनी गैप, नो डिसकंटिन्यूटी हो जिसमें, तो वहां पॉलीगॉन जो है, 3 पॉलीगॉन एक पॉइंट पर सटेगा ही सटेगा, वही क्या होता था, ट्रांजेक्शन होता था। उसी को 3 सीमाना बोलते थे या बोलते हैं, ठीक है ना? तो एक गांव यदि 5 विलेज से घिरा हुआ है, तो उस गांव में 5 टोटल ट्रांजेक्शन होगा, ठीक ना? तो अब क्या है, अब जो हमारा मेन प्रॉब्लम है, तो जब भी हम ग्राउंड ट्रूथिंग के बाद हुआ कि हाँ हमारा मैप सही है, ऑन स्केल है, हमने देख लिया, उसके बाद जो सबसे फॉरमोस्ट कंसर्न होता है, वो ये होता है कि 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला, ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि कहीं पत्थर गड़ा हुआ हो सकता है हमको मिले, लेकिन वो मिलने का जो आपका प्रोपोर्शन होगा ना, वो होगा मतलब 100 में से हो सकता है 5 जगह 10 जगह आपको वो पत्थर गड़ा हुआ मिलेगा। जहाँ पहले 3 सीमाने वाले जगह पर जो अंग्रेजों के द्वारा सर्वे किया गया था, उसमें घड़े में पत्थर वगैरह डाल के, कोयला वगैरह डाल के उस जमीन के अंदर गाड़ देते थे, एक झंडा वगैरह भी लगा देते थे, लेकिन वो 100 साल तक वो ना तो झंडा रहा, बहुत देयर में भी सम वेस्टेड रीजन्स के लोगों ने कोड़ के उसको हटा भी दिया। तो वो चीजें सब जगह नहीं मिलती, लेकिन बहुत जगह मिलेंगी भी। लेकिन वो जो मिलने का फ्रीक्वेंसी होगा, वो इट वोंट बी मोर देन आई थिंक 10%, लेकिन मिलता है कई जगह पर। तो जहां नहीं मिला वहां हमको आइडेंटिफाई तो करना होगा कि एक्चुअली एक्चुअली ये कहां पर है, वो पॉइंट कहां पर है, वो ट्रांजेक्शन कहां पर है। तो ये एक पहला प्रॉब्लम होगा हमारा कि उसको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करें, और आइडेंटिफाई करने में क्या क्या तकलीफें या क्या क्या मुश्किलें आएंगी, और उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे टेक्निकली। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा करेंगे कि 2 एडजेसेंट गांव अगर है, एक 3 सीमाना से दूसरे 3 सीमाना तक आए, तो जो बाउंड्री का पीस है, अगर कोई गांव 5 3 सीमाने से घिरा हुआ है, 5 रेवेन्यू विलेज से घिरा हुआ है कोई पर्टिकुलर विलेज, तो 5 बाउंड्री होगा उसका, वो बाउंड्री का 5 पीसेस में होगा। एक 3 सीमाना से दूसरे 3 सीमाना तक सिक्वेंशियली अगर बढ़ते हैं, तो 2 पेयर ऑफ गांव होगा, मतलब 2 पेयर ऑफ विलेज होगा, जिसके बीच एक 3 सीमाना से दूसरे 3, फिर क्या है, अगला जो होगा 3 सीमाने से उसके अगले वाले 3 सीमाना के बीच क्या होगा,
मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच एक पेयर ऑफ विलेज होगा, सेकंड से थर्ड के बीच एक पेयर ऑफ विलेज होगा, थर्ड से फोर्थ के बीच एक पेयर ऑफ विलेज होगा, फोर्थ से फिफ्थ के बीच एक पेयर ऑफ विलेज होगा, और फिफ्थ से फर्स्ट के बीच फिर एक पेयर ऑफ विलेज होगा। यही होगा ना, क्योंकि विलेज गांव क्या है, एक क्लोज, लिनियरली देखें तो क्लोज है, क्लोज एंटिटी है, क्लोज एंटिटी है, बंद है, खुला नहीं है, वो एक बंद पॉलीगॉन है। वो पॉलीगॉन क्या होता है, बंद एंटिटी होता है। तो हम वापस से एक तीन सीमाने से शुरू करें तो फिर उसी तीन सीमाने पर पहुंच जाएंगे। तो जो रेवेन्यू, दो रेवेन्यू विलेज, जो पेयर ऑफ रेवेन्यू विलेज के बीच में एक तीन सीमाने से दूसरे तीन सीमाने तक जाएंगे, तो हमको एक लाइन मिलना चाहिए ना भाई। लॉजिकली इट शुड बी वन लाइन ओनली, बट वी विल गेटिंग टू लाइंस। तो उस, यही है गैप ओवरलैप का प्रॉब्लम। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो पहला तो ट्राई जंक्शन आइडेंटिफिकेशन पर आते हैं। ये चेंज क्यों नहीं कर रहा टाइम, तो पता कैसे चलेगा, ठीक। तो ट्राई जंक्शंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके लिए क्या चीज होना आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी है, और यहीं पर आपको मुश्किल समझ में आएगा। मान लो पुराना वाला रेवेन्यू विलेज है, ठीक है, उस पर नए वाले रेवेन्यू विलेज को रख देते हो, तो क्या अंतर दिखेगा आपको। ओवरले करते हो ग्लास टेबल पर, या एक के ऊपर दूसरा रख देते हो, और मान लो तुम, आपके पास ये फैसिलिटी है किसी भी मैपिंग सॉफ्टवेयर में या जीआईएस सॉफ्टवेयर में, आपको ये ओवरले की फैसिलिटी रहती है, ओवरले एनालिसिस की। तो एक के ऊपर दूसरे को रख दिया तो दोनों, और जितना आप देखना चाहो दोनों को देख सकते हो एक साथ, ट्रांसपेरेंसी फिक्स करके। तो आप दोनों को देख रहे हो, दोनों अगर एक साथ दिख रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा। पुराना, मान लो एक लाल कलर से है पुराना वाला, नया वाला है एक, वो पीपीटी इसमें नहीं होगा, उस वाले सिस्टम में है ना। वो एक पेन ड्राइव में लेते आइए, तो उसमें एक पीपीटी है, सुरभि मैम को बोलिएगा वो निकाल के दे देंगे। तो अगर आप दोनों एक साथ ओवरलेड है, तो आपको मान लो पुराना वाला है लाल कलर में, पुराना वाला जो सीएस वाला मैप है हमारा, और दूसरा जो नया वाला है वो मान लो है ब्लू कलर में। तो आपको क्या दिखाएगा, बड़े बड़े पॉलीगॉन के अंदर हो सकता है आपको छोटे छोटे ढेर सारे पॉलीगॉन दिखेंगे। लाल वाला पॉलीगॉन थोड़ा बड़ा बड़ा होगा, और ब्लू वाला जो उसमें ढेर सारा छोटा 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 होगा। और नॉट नेसेसरी कि केवल डिवीजन ही हुआ हो, अमलगमेशन भी हो सकता है किसी ने खरीद लिया। तो आपको जो है पूरा एक बड़े बड़े पॉलीगॉन के ऊपर छोटा छोटा पॉलीगॉन का ओवरले दिखेगा, और ऐसा नहीं होगा कि एकदम बड़े वाले का टुकड़ा ही केवल हुआ है, बिल्कुल ओरिएंटेशन अलग अलग दिखेगा आपको। लेकिन बावजूद इसके आपको कुछ ऐसा टी जंक्शन, जैसे मेड़ जो बना है, मेड़ के साथ भी तो वही बात है ना, तीन खेत एक पॉइंट पर मिलेगा, मिलेगा ना, तीन पॉलीगॉन एक पॉइंट पर मिलेगा। क्योंकि सब इरेगुलर पॉलीगॉन है, खेत भी अपना तो इरेगुलर है, बिहार में तो स्पेशली, अगर राजस्थान और हरियाणा में जाए तो खेत थोड़ा रेक्टेंगुलर रहता है नेचर उसका। लेकिन इतना ज्यादा पॉपुलेशन लोड है, इतना ज्यादा जमीन की मारा मारी है कि जमीन इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया कि इट हैज बिकम क्वाइट इरेगुलर। तो एक इरेगुलर पॉलीगॉन है, तो यहाँ भी तीन पॉलीगॉन, तीन खेत एक पॉइंट पर मिलेगा, तो वो क्या, उसको तिमेड़ा बोलते हैं। मेड़ होता है ना, दो खेत के बीच डिफरेंशिएट फिजिकल बाउंड्री क्या होती है, उसको डिमार्केट करने वाला या डिलिनेट करने वाला मेड़ होता है, बंड। तो तीन बंड जहां जिस जगह पर मिलता है, टी बनाता है, उसको तिमेड़ा बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि थोड़ा अगर ज्योमेट्रिकल शेप रहा, तो समकोण की तरह दो मेड़ कटता रहा, तो चार खेत एक जगह पर मिलता रहता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, चौमेड़ा बोलते हैं। तो जब आप ओवरले करेंगे पुराने वाले मैप पर नए वाले मैप को, तो कुछ ऐसा पॉइंट मिलेगा टी जंक्शन जो कि देखेंगे मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक खास मतलब है। इस, अगर ज्योमेट्री में हमको ये चीज मिलता है कि लाल वाला टी जंक्शन के ऊपर एक ब्लू वाला टी जंक्शन मैच कर रहा है, या लाल वाले एक क्रॉस चौमेड़ा है, उसके ऊपर ब्लू वाला एक चौमेड़ा जो है लाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज द पॉइंट। ये एक ऐसा ज्योग्राफिकल पॉइंट है, ये एक ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन है जिसके पोजीशन में, जिसके कोऑर्डिनेट में, जिसके लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मींस दिस पॉइंट कैन बी ट्रीटेड एज मुस्तकिल, ठीक है। तो दोज पॉइंट कैन बी ट्रीटेड एज मुस्तकिल। अब क्या है कि हम जब तीन सीमाने को फिक्स करते हैं यूजुअली, तो तीन सीमाने को फिक्स करने के लिए हमको क्या होता है, तीन पॉइंट, तीन टाई लाइन लेना होता है ना। दो टाई लाइन ले तो हमको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता है, डुअल सॉल्यूशन मिलता है।
अगर हम पहले भी समझाए थे ना कि एक गाय अगर खूंटे से बंधी हुई हो, उसकी रस्सी 15 मीटर की हो, तो उसका जो मैक्सिमम चरने का ये होगा, क्या होगा, एक सर्किल होगा, चारों बगल घूम के चरेगा नहीं। उसी तरह से दूसरा भी है, अगर 20 मीटर बंधा हुआ है तो वो 20 मीटर का सर्किल एक बनेगा, तो उतनी दूर में घास चर सकता है। अगर दोनों सर्किल में कुछ ओवरलैप है तो कुछ पोर्शन होगा जिसमें दोनों गायें चर सकती है। अगर ट्राजेक्टरी के फॉर्म में देखें तो एक सर्किल दूसरे सर्किल को कट करता है, तो अगर एक मैथमेटिकल कंडीशन पुट करते हैं कि ए सर्टेन पॉइंट इज 10 मीटर अवे फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, दूसरा मैथमेटिकल कंडीशन है कि 15 मीटर दूर है एक फिक्स पॉइंट से, तो हमको एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, डुअलिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा। कि वो सॉल्यूशन क्या होगा, दो सर्किल जहां इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्शन क्या होगा, हमेशा 2 पॉइंट होगा, वो दोनों पॉइंट हमारे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं हुआ। दैट्स द रीजन कि हम 3 टाई लाइन लेते हैं। एक ट्राई जंक्शन को ज्योमेट्रिकली फिक्स करने के लिए गांव में 3 टाई लाइन लेते हैं, 3 जगह से हम उसका डिस्टेंस नापते हैं। तो वो 3 जगह जो है वो कौन कौन सा है, यही वो मुश्किल है जो हर एक गांव में आपको एक एक पहचानना होता है ट्राई जंक्शन के अराउंड। तो आप 3 मुश्किल को पहचानते हो और तब फिर उस मुश्किल पर जाते हो। अच्छा एक बात और, मैप होता क्या है, मैप किसको कहते हैं, मैप क्या है, मैप यथार्थ के पुनर्निर्माण का प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन है। हालांकि साहित्य भी बोलिए या मतलब कोई कहानी या हिस्ट्री लिखा था वो भी तो मतलब क्या कहते हैं, रियलिटी का ही रिक्रिएशन है। लेकिन मैं ज्योग्राफिकल फैक्ट की बात कर सकता हूँ, जो हमारा ट्रुथ है वो क्या है, ज्योग्राफिकल नेचर का है, ज्योग्राफिकल ट्रुथ है। तो ज्योग्राफिकल ट्रुथ का रिक्रिएशन और उसका प्रेजेंटेशन ही मैप है। तो जमीन कभी गलत नहीं होता है, वो 100 साल पहले बना हो या 50 साल पहले बना हो या आज बने या 100 साल बाद बने, जो जमीन है दैट इज ऑलवेज ट्रू। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं मैप के थ्रू। पूरा कार्टोग्राफी क्या है, उस मैप का रिप्रेजेंटेशन है। 3 चीज के थ्रू हम सारा मैप बना लेते हैं। वो 3 चीज क्या है, एक तो पॉइंट, दूसरा लाइन, तीसरा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन से क्या होता है, ज्योग्राफिकल एरिया वाला जितना भी ज्योग्राफिकल एंटिटी है उसको एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो रेवेन्यू विलेज हो, चाहे वो खेत हो, चाहे वो अंचल हो, चाहे वो जिला हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो देश हो, ये सब क्या पॉलीगॉन से एक्सप्रेस होता है। जो लीनियमेंट है, जो लीनियर्स होता है, जो फीचर्स लीनियर है उसको एक्सप्रेस करते हैं लाइन से। जैसे नदी का किनारा है, रोड का किनारा है, रोड का सेंटर लाइन है, ये सब लाइन से एक्सप्रेस करते हैं। और कुछ सिंबल्स होते हैं जो पॉइंट वाइज एक्सप्रेस होते हैं, जैसे हालांकि यहाँ पर स्केल की भी भूमिका है। अगर एटलस वाले मैप पर देखें तो पूरा सिटी एक पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है, तो वहाँ स्केल इंपॉर्टेंट हो जाता है। खेसरा वाले केस में भी पॉइंट फीचर क्या है, ऐसे आप देखो तो एक ताड़ गाछ है, एक पाम ट्री है, ताड़ गाछ है, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ सरकमफ्रेंस होता है, रस्सी होता है, रस्सी से लपेट के देखो, उसको ओपन कर दो, सरकमफ्रेंस कुछ ना कुछ। लेकिन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑन 1:4000 स्केल इट इज ए मतलब दैट कैन बी वेरी वेल अप्रोक्सीमेटेड टू अ पॉइंट, तो वो पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ऐसे जो फीचर्स हैं जैसे मैंगो टोपे है, आम का पेड़ है या कुआं है, तो ये सब का पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का, जितने भी लीजेंड या सिंबल्स हैं वो आप देखोगे वो क्या है, पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हैं यूजुअली, और या फिर लाइन रिप्रेजेंटेशन हैं। तो सिंबल में भी जनरली वही रहता है, जितना भी लीजेंड रहता है उसमें क्या रहता है, कहीं हैचिंग किया हुआ रहता है, पान बैरल है या दियारा है, या कहीं वाटरी है, स्वैम्पी एरिया है, दलदल है, झाड़ी है, जंगल है, तो उसको शेड करने का अलग अलग तरीका होता है। तो एरिया के लिए कुछ लीजेंड बनाते हैं। लीनियर चीज होता है कि ये अंचल बाउंड्री है, ये राजस्व रेवेन्यू विलेज की बाउंड्री है, ये जिला की बाउंड्री है, या डिस्ट्रिक्ट की, ये राज्य की बाउंड्री है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री, तो उसको अलग अलग पैटर्न्स रखते हैं लाइंस का, नहीं लाइन के अलग अलग पैटर्न्स के से उस लीनियर या लिनियमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या हुआ, वो भी लीजेंड है, वो लाइन लीजेंड हो गया। और जो मोस्ट ऑफ द लीजेंड जो होंगे आपका लीजेंड लाइब्रेरी में, वो क्या होता है, पॉइंट फीचर्स के लिए होता है, ठीक है। तो वो भी कुछ सिंबल्स रहते हैं उसको। तो ये क्या है, तो बेसिकली क्या है, वो रिक्रिएशन ऑफ रियलिटी है। ज्योग्राफिकल फैक्ट्स जो है, ज्योग्राफिकल रियलिटी जो है, हमारा जो लैंड टोपोग्राफी है उसका रिक्रिएशन करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये बात, इतनी इतनी बातें मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि आप इस बात को समझें कि जमीन कभी गलत नहीं होता, जमीन इज ए रियलिटी, यू कांट चेंज इट। अगर कहीं तालाब है तो है, अगर कहीं पहाड़ है तो है, कहीं नदी है तो है, कहीं रोड है तो है, कहीं घर है तो है, कहीं खेत है तो है। सो हम उसी के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो जमीन
तो ग्राउंड क्या है? ऑलवेज ट्रू. ग्राउंड इज ऑलवेज ट्रू. लैंड टोपोग्राफी इज ऑलवेज ट्रू. So geographical reality is a truth. We can't change it. Now it is the main work is basically representation of the truth, recreation of that truth. तो अब है, पहले मैं ट्राई जंक्शन आइडेंटिफिकेशन डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद बाउंड्री वेरिफिकेशन पर आऊंगा, यूनिक बाउंड्री कैसे डिसाइड करते हैं. तो मुश्किल जो मुझे मिला, मतलब ओवरले करने के बाद जो जहां जहां मान लो कोई चौमेड़ा मैच कर गया, कोई तिमेड़ा मैच कर गया, या मान लो कोई ऐसे में ना रेफरेंस पॉइंट के लिए या मुश्किल के लिए कुआं हो या मंदिर हो या कोई ताड़ का पेड़ हो, ये बड़ा वंडरफुल मतलब ज्योग्राफिकल रेफरेंस पॉइंट होता है, मुश्किल होता है या कंट्रोल्स है. पुराने जमाने में का आप मैप देखोगे तो हर एक पेड़ बनाया हुआ रहता था, और पेड़ के कुछ पेड़ के नीचे छोटा सा गोल जैसा साइन बना रहता, इन सीटू करके लिखा हुआ रहता था. मतलब उसको कंट्रोल की तरह यूज करता था लोग, मुश्किल की तरह, कि उससे नापी लेने का काम कर ले वहां से. तो ब्रैकेट में उसमें इन सीटू लिखा रहता था. तो जो मुश्किल मिला, तो अगर 3 ऐसे मुश्किल हमको मिल जाते हैं तब हमारा काम हो जाता है ट्राई जंक्शन. तो अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पहले इस पर आते हैं. पहला क्या चीज होना चाहिए, हम फील्ड में जा रहे हैं. अब हम इतना आप बैकग्राउंड में मैंने इतना नॉलेज दे दिया, क्योंकि फील्ड में आप जाओगे तो केवल जमीन दिखेगा, खेत दिखेगा, वो भी अपने पोजीशन पर नहीं रहेगा, कई मेड़ तोड़ के दूसरी जगह बना हुआ रहेगा. ऐसे में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो उसके लिए अब मैं बोलता हूं, अब आपको समझ में आएंगी बातें इतने बैकग्राउंड के बाद. सबसे पहले क्या क्या चीज लेके जाना है? आपके पास टीम रहेगी, जो एरियल एजेंसी आपको एटीएस और ऑपरेटर अवेलेबल कराएगी, जिससे आप कहीं का भी नापी लेना चाहो तो वो आप नापी करवा सकते हो. तो वो टीम आपके पास होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, अगर हमको चेन से नहीं नापना है. दूसरा जो बहुत बड़ा प्री रिक्विजिट है, बहुत नेसेसरी प्री रिक्विजिट है, वो है कि आपके पास तीनों गांव का पुराना वाला नक्शा होना चाहिए. क्योंकि नक्शे में हमको जो 3 सीमाना आइडेंटिफाई करना है, वो पुराने, वो रेफरेंस का काम कौन करेगा? पुराना वाला जो हमारा नक्शा है, जो कैडेस्ट्रल सर्वे वाला मैप है, जिसमें कि रेवेन्यू विलेज डिफाइन हुआ था, उसको लेना होगा. तीनों, जनरली 3 गांव रहता है ना, एक पॉइंट के तीनों बगल. तो जनरली अपवाद स्वरूप हो सकता है 4 भी मिले, अगर ज्योमेट्रिकली वैसा समकोण की तरह लाइन कटा हुआ हो तो. लेकिन 99 से ज्यादा ही आपको परसेंटेज मिलेगा कि वो एक 3 सीमाना के चारों बगल 3 गांव आपको मिलेगा. तो वो तीनों गांव का आपके पास मैप होना चाहिए, सीएस वाला, और नया वाला भी मैप होना चाहिए, ताकि अभी के रियलिटी को अभी आप देख सकें. और अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपके पास तीनों गांव को किसी न किसी अमीन को तो एलोकेट हुआ रहेगा, वो अमीन आपके साथ रहेंगे. अब सबसे पहला काम क्या होगा कि आप जो है मुश्किल को आइडेंटिफाई करेंगे तीनों गांव में. और मैप क्या है, अकेले मतलब इट स्पीक्स 1000 वर्ड्स, 1000 फैक्ट्स को स्पीक करता रहता है, क्योंकि इसमें लीजन रहता है, डिस्टेंस मेजरमेंट का आपको ऑलरेडी मतलब मैप ही है, तो फिर तो स्केल पर है, तो वो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं आप. अब क्या है, उस मुश्किल से तीनों मैप में आप डिस्टेंस नापिए. कुछ तो कुछ रेस्पेक्टिव डिस्टेंस आएगा, तीनों मैप अलग अलग है, बट दैट डिस्टेंस विल सर्व एज ए टाई लाइन फॉर फिक्सिंग द 3 सीमाना फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मुश्किल. तो मुश्किल से वो डिस्टेंस आपको मिल गया. अब आप जमीन पर नापिए, जमीन पर भी वो मैच करना चाहिए. लेकिन पुराने वाले में चूंकि हाथ से बनाया हुआ मैप है, पुराने वाले की बात कर रहे हैं, नए वाले की नहीं. नए वाले में 20 सेंटीमीटर का जो ये है मैंडेट है, एक्यूरेसी मैंडेट, वो लागू रहेगा, ठीक है, उसमें छूट की गुंजाइश नहीं है. पुराने वाले में चूंकि 20 कड़ी का छूट था, तो तीनों को मिला के हम उस एरर को, वो एरर चूंकि शांत था, क्षमा किया हुआ था, तो उतने हम मान के चलते हैं कि उतना का एरर हो सकता है, हमको मिल सकता है, 12-13 फीट तक का डिफरेंस मिल सकता है हमको. लेकिन जिस समय वो ये मैप बना होगा और मुश्किल भी हमारा अगर मिल रहा है 3, तो मुश्किल से वो ये मुश्किल और उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, वो तो पुराने जमाने में भी वही रहा होगा जो आज है, क्योंकि जमीन खिसक तो नहीं गया ना. इस बात को आप लोग समझ पा रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए.
उस मुश्किल और ट्राई जंक्शन के बीच में 100 साल पहले भी वही डिफरेंस रहा होगा जो आज है, क्योंकि वो चेंज नहीं किया है, उसका लोकेशन फिक्स है। मेजरमेंट में गलती हो सकती है, या एरर डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से मैप के रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा इंपरफेक्शन हो सकता है, या हाथ से ड्रॉ किया इस वजह से कुछ थोड़ा लीनियर इंपरफेक्शन हो सकता है। तो वो डिस्टेंस आपको जब आप मेजर करोगे सर्टेन रेफरेंस और कॉर्नर मिलाते हुए, तो आपको ट्राई जंक्शन जब आप ड्रॉ करोगे किस डायरेक्शन में है, किस किस खेत से होके गुजर रहा है वो टाई लाइन, तो वो उसको आप अभी देख के पहचान सकोगे ओवरलेड। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत ये काम बहुत आसान हो जाएगा, और नहीं लैपटॉप है तो तीनों अमीन अगर हैं और तीनों नक्शा है, मतलब 6 नक्शे आपके पास हैं, आप ट्राई जंक्शन को आइडेंटिफाई कर लोगे इसी मेथड से। करना यही होगा कि आपको मुस्तकिल पहचानना होगा एक एक तीनों गांव में। अगर कुआं मिल जाता है, कोई ताड़ का पेड़ अगर मैप पे मिल जाता है और आज भी वहां मिल जाता है, तो ये दैट विल सर्व एज ए वंडर, मतलब बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी आपको। नहीं तो आप ओवरले में उस पॉइंट को पहचानोगे जो तिमेड़ा या चौमेड़ा है। जनरली तिमेड़ा चौमेड़ा मिलता है, और उसके बल पर हम लोग कर भी रहे हैं और हो भी रहा है। तो उससे उसको पहचानेंगे और वो टाई लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे। तो जो जमीन कह रहा है वो तो हमेशा सच है, तो पुराने वाले को देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही मेड़ का जो कोना है, या जो नाला बह रहा है इसका जो ये मेड़ का कॉर्नर है, यही वाला तीन सीमाना है। और लोगों को पता भी रहता है। दूसरा कि यू इंक्लूड लोकल पीपल। लोकल पीपल को इंक्लूड करने का एक बड़ा अच्छा फायदा ये है कि पक्ष और विपक्ष दोनों बड़ा एक साथ मिल जाता है आपको, एंड वेरी सून इट बिकम्स क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट लाइक एनीथिंग, और आप तुरंत समझ जाते हो कि यहाँ कौन, मतलब सच्चाई क्या है। और जनरली 90% लोग सच बोलते रहते हैं, और इससे बहुत मदद मिली है हम लोगों को। दैट्स व्हाई आई एम क्लेमिंग लाइक दिस। तो आपको पता चल जाता है उस टाई लाइन से कि यही वाला कॉर्नर जो है वो तीन सीमाना है। वहां पर एक पिलर गाड़ा जाता है एजेंसी के द्वारा, उसका डीजीपीएस से ऑब्जर्वेशन लेना है। ट्राई जंक्शन का ऑब्जर्वेशन पीरियड जो होता है डीजीपीएस का कितना होता है, 45 मिनट्स का होता है, टर्सरी कंट्रोल पॉइंट के बराबर होता है, ठीक है ना। हाँ, ये याद रखिएगा। तो वो ऑब्जर्वेशन लेंगे, आपको रीडिंग देंगे, मेजरमेंट देंगे, टाई लाइन का ये भी मेजरमेंट भी आपको रहेगा, और आपको तीन सीमाना फिक्स हो जाएगा। तो ट्राई जंक्शन आइडेंटिफिकेशन का ये पार्ट पूरा हुआ, ठीक है। अब दूसरा आता है कि एक तीन सीमाना से दूसरे तीन सीमाना तक जाएंगे, तो बाउंड्री को वैलिडेट करना है। तो एक बात तो क्लियर है कि दो गांव के बीच में एक ही बाउंड्री होगी भाई, दो बाउंड्री नहीं हो सकती है। इट इज क्लियर लाइक एनीथिंग। दो बाउंड्री अगर मिल रहा है तो इट इज बेसिकली इम्परफेक्शन, ठीक है। एरर में जान के नहीं यूज कर रहा हूं, क्योंकि 95, 96, 97% तक वो सही रहता है, ठीक है। लेकिन हमको वो ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए क्या तरीका होता है? बहुत सिंपल सा, मतलब ये है, मैथमेटिकल लॉजिक है, आप तुरंत समझ जाओगे उसको। आप सब लोग तो सिविल इंजीनियर हो। जैसे मान लो 3 पॉइंट है एबीसी। इसको शेयर कर दें क्या, देखें इसको, शेयर कीजिए तो इसको हाँ हाँ कीजिए, तो क्लिक कर दीजिए। हाँ हाँ कीजिए ना, क्लिक कीजिए। ये आप देख पा रहे हैं क्या स्क्रीन को? कोई किसी एक से पूछ लीजिए तो, हैंड रेज कीजिए तो अगर सुनाई दे रही है मेरी आवाज, और अगर स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 3 पॉइंट है, मान लीजिए ए बी सी, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो ए बी और सी तीनों कोलिनियर होगा। कब कोलिनियर होगा? तीनों कोलिनियर कहने का मतलब यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक सीध में, एक लाइन में होगा। तीनों कब होगा? तीनों पॉइंट के एक लाइन में होने का क्या कंडीशन हो सकता है? जैसे देखिए ऊपर वाला एक तस्वीर बना हुआ है ना, ए बी सी, इसमें क्या है, तीनों एक लाइन में नहीं है, एक ट्रायंगल फॉर्म कर दे रहा है। लेकिन इसमें यूजुअली ए बी सी क्या है, एक लाइन में है। तो इसको देख के हम क्या मैथमेटिकल लॉजिक डिराइव कर सकते हैं कि ए बी सी अगर एक पॉइंट एक लाइन में हो तो क्या कंडीशन लागू होगा?
दो कंडीशन से हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। देखिए, एक तो ये कि एबीसी जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया 0 हो, नहीं, और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ए बी डिस्टेंस और बीसी डिस्टेंस दोनों को जोड़ दें और एसी का जो डिस्टेंस है तीनों, अगर ए बी प्लस बीसी बराबर एसी हो जा रहा है तो वो क्या है, कोलिनियर है। ये दो कंडीशन ऐसा है जिससे हम तुरंत पता लगा ले सकते हैं कि ये 3 पॉइंट जो है एक लाइन में है। ये चीज समझ में आया आप लोगों को? 3 पॉइंट कोलिनियर हो, इसका तरीका ये होगा कि जो तीनों पॉइंट से अगर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो उस ट्रायंगल का एरिया 0 होना चाहिए, देन दैट एबीसी विल बी कोलिनियर। मैट्रिक्स वाला इक्वेशन होता है ना जिसमें बराबर 1 वाला, या नहीं तो ए बी, अगर बी इंटरमीडिएट पॉइंट है तो ए बी प्लस बीसी बराबर अगर एसी है तो ये क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो अब इस लॉजिक का उपयोग करके हम बहुत आराम से डुअलिटी ऑफ बाउंड्री को खत्म कर दे सकते हैं। ठीक है, जो दो लाइन है, देखिए अब मैं फिर शेयर कर रहा हूं। अब मान लीजिए ये एक मिनट, क्या है? अरे क्या क्या हो रहा है? ये मान लीजिए ये कोई डिस्टर्ब कर रहा है क्या? कौन कर रहा है ये भाई? देखिए, मान लीजिए ये एक बाउंड्री है, ठीक है, ये ए गांव है, और दूसरा है ये बी गांव। उसका भी बाउंड्री तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए इस तरह से है, और ये है बी। अब क्या है, जनरली जब हम नक्शा लेते हैं, ओवरले करते हैं क्लास टेबल पर या नाप करते हैं, तो हमारा काम होता है कि चलो ये मतलब इट सर्व्स ऑल द पर्पसेस ऑफ रैयत टीनेंट्स। गांव में लोग नापे भी कर लेते हैं, अमीन को नापे भी करना आता है, लेकिन जब हम कंप्यूटर पर लेके आते हैं और जब हम जीआईएस को डोमेन में एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो ये क्या है, एक एरर है, ये गैप ओवरलैप है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इसको पॉलीगॉन समझ लेता है, इसको पॉलीगॉन समझ लेता है। तो अब इसको इसको मुझे खत्म करना होगा, ये ड्युअलिटी नहीं होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? बहुत सिंपल तरीका है कि हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दें। ये मान लो P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, और ये मेड़ है, जो मेड़ का पोजीशन है उसका डिस्टेंस, और यहां से जो इसका डिस्टेंस है, तो दोनों मैप पर जब हम वो डिस्टेंस निकालेंगे और जोड़ेंगे तो P और Q के बीच का डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए ना। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि ये वाला बाउंड्री ठीक है या ये वाला बाउंड्री ठीक है, या इसके बीच में कोई लाइन मुझे ऐसे करके ड्रॉ करना पड़ रहा है। ओके, और इसी मेथड से कटान लेते हुए जहां जहां पर भी हमको वेरिएशन दिखता है, इस चीज को ठीक किया जाता है। क्लियर हुआ ये चीज? यूनिक बाउंड्री वैलिडेशन में बेसिकली यही काम किया जाता है। तो दोनों तरफ एक एक मुश्किल आइडेंटिफाई किए, दोनों के बीच का लीनियर डिस्टेंस लिए, और बीच में जो वेरिएशन आ रहा है, अगर दोनों तरफ शांतिपूर्ण कब्जा है उनका, ये भी दिख रहा है, तो क्या है, वास्तव में ये हाथ से ट्रेसिंग में हुआ इम्परफेक्शन है। कहीं मान लो सरकारी जमीन है आसपास और पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा इधर शिफ्ट कर रहा है, वो लाइन क्या होना चाहिए, पहले जो बगल वाला मैप है, बगल वाले गांव का जो मैप है एडजॉइनिंग, उसमें जहां दिखला रहा है वहां पर होना चाहिए। तो पता चला कि ये इंक्रोचमेंट है, चलो इसको ठीक कर लेंगे। तो आप मैप को सही कर लीजिएगा, ठीक है, आपको जमीन पर कोड़ काड़ नहीं करना है, आप जो सही है उसको देख के एक यूनिक बाउंड्री वैलिडेट करते हुए एक 3 सीमाना से दूसरे 3 सीमाना तक आ गए। अब एक बात और है यहाँ पर जो मैं बोलना चाहता हूँ, एक 3 सीमाना से दूसरे 3 सीमाना तक जब हम यूनिक बाउंड्री अचीव कर लिए,
हमारा डुअलिटी ऑफ लाइंस खत्म हो गया, हमारा लाइन परफेक्ट हो गया, इम्परफेक्शन इज रिमूव्ड अवे, तब वो जो लाइन हो गया वो दोनों गांव के लिए हो गया, ठीक है ना। जब हम बगल वाला गांव का करेंगे तो उस वाले पोर्शन का हमको दोबारा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इज इट क्लियर? मतलब रेज हैंड कि आप लोगों ने समझ लिया ना, ये इंपॉर्टेंट काम है और सारे गांव में होने, सारे गांव में होना है। अरे उनका अभी आया के लिए सर, यस सर। आप लोग अगर समझ गए तो काइंडली सर आवाज नहीं आ रही पता चले। है। ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारा, ये आपको टेक्निकल डिफिकल्टी आएगी। और दूसरा ये भी होगा कि कई बार आपको मैप एक आध घट जाएगा कि उसका मैप नहीं मिल रहा होगा, तो आप गुलजार बाग से उसको मंगवा सकते हो, या पहले ही अमीन को बोल सकते हो। और दूसरा इसमें ये भी होगा एडजॉइनिंग मैप के साथ अगर आपको खतियान वगैरह है तो उससे भी पता चलेगा कि सरकारी जमीन यहाँ पर कौन कौन सा है। तो सरकारी जमीन भी निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बाउंड्री कैसा होना चाहिए। जनरली सरकारी जमीन लोग जो रैयती खेत के बगल में या इस ओपन वाला रहता है जनरली वो इंक्रोच हो जाता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना। और बाउंड्री के पास जनरली ऐसा होता है, क्योंकि बाउंड्री पर जनरली आप देखोगे पुराने जमाने में जो विलेज रेवेन्यू विलेज बाउंड्री बनाई गई थी तो कोई ना कोई फिजिकल लिनियमेंट उस समय था, या तो पेड़ का ही कतार हो, या कोई नाला हो, या कोई रास्ता हो, कोई पगडंडी हो, या कोई छोड़ी हुई जमीन हो, सरकारी जमीन, तो ये सारी चीजें रहती थी। तो उसी बेसिस पर मतलब वो बाउंड्री डिवाइड करते थे दो रेवेन्यू विलेज का। डाल दिया वो क्या वो बोला उसे नहीं होगा ये, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो ये समस्या आपको आएगी और इस समस्या का, इस दो समस्या का आपको ऐसे ही समाधान करना है। ये चीजें समझ में आई। अब जो भी जिनका भी क्वेश्चन हो एक एक करके आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, मतलब टॉपिक से रिलेटेड। जनरली बाहर का क्वेश्चन आने लगता है, ठीक है। अब एक एक करके जो हैंड रेज कीजिए, मैं तो एक एक करके आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। हाँ मोहम्मद फारूक बोलिए। वो पूछ चला क्यों जाता है सामने, क्यों नहीं आता? वो डबल क्लिक कर दिए तो मुझे लगता है वो हाँ सर, वो क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। हाँ हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है, मेरा जो क्वेश्चन है वो है कि अगर ग्राम का जो सीमाना है उसके मतलब दरमियान में अगर कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया हो, बिल्डिंग वगैरह बन गई हो, तो फिर बाउंड्री का निर्धारण किस तरह से मतलब में ये होगा सर? ग्राम ठीक है, सीमाना। अगर मकान बन गया है तो उसके लिए हम अपने मैप को गलत नहीं करेंगे। बेसिकली ऐसा नहीं हो सकता, मतलब या तो तीनों गांव की जमीन उसने खरीदी, क्या उसने ऐसा मतलब किया है? गांव का आबादी सर बढ़ गया हो ज्यादा, इवन दो ना हम अपने बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मतलब क्या उसको आप ऐसे बोलिए किसी ने गलत कर लिया, अब उसको बदलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो इसलिए हम सत्य के साथ समझौता कर लें, ऐसा नहीं करेंगे। हम रेवेन्यू विलेज को चेंज नहीं कर रहे हैं, रेवेन्यू विलेज को हम इंटैक्ट माने हुए हैं, ठीक है। तो अब अपना जब वो कागजात दिखाएंगे तो वो ऑब्वियस हो जाएगा कि वो सर्टेन पार्ट जो है दूसरे इसमें इंक्रोच हो रहा है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा जब वो अपना कागजात दिखाएंगे खतियान वाले इससे, ठीक है ना। आपको मेरा काम क्या है? मेरा काम है मैप को करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्या है? अनंत कुमार, हाँ बोलिए जी। गुड आफ्टरनून सर। मैं पूछ रहा था कि हम लोग यहाँ पे रास्टर में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? रास्टर में एरियल इमेज को यूज करेंगे ना बैकग्राउंड में? आप जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ये काम एजेंसी कर रही है सारा काम, ठीक है। वो आपको बना बनाया मैप दे रही है हाथ में, उसके बाद आप अपना काम शुरू कर रहे हैं। और दूसरा जो आपका ROR क्रिएट हो रहा है या मैप में जो करेक्शन कर रहे हैं वो मैप के करेक्शन का पार्ट एजेंसी विल टेक केयर ऑफ इट। और जो ROR वाला पार्ट है, ठीक है, और जो लिखने वाला वो आप भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर है, उसी में प्रपत्र 1 से लेके प्रपत्र 20 तक की यात्रा तय करेंगे। सर ये जो लाइन पॉलीगन और पॉइंट जो बनेगा, हाँ वो सारा काम एजेंसी को करना है, आप ऑर्डर दोगे वैसे उसका मैं जस्ट कंप्लाई फॉर वो करेगा। इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहा हूँ कि हाँ ये बोलिए वेक्टर बोलिए। किस सॉफ्टवेयर के में ओपन हो रहा है? जैसे हम अपने लैपटॉप में अगर उस वेक्टर डाटा को ओपन करना चाहेंगे, हाँ कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना होगा? अच्छा इसके लिए
आप फ्री सॉफ्टवेयर जैसे QGIS है उसको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ArcGIS पर QGIS आप ओपन कर सकते हैं। इवन गूगल अर्थ पर भी खोल के देख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आएगा गूगल पर, गूगल क्योंकि अर्थ वो को तो ऑलरेडी उसको KML पे KML में बनाना कन्वर्ट पड़ेगा, आपको KML KML में ट्रांसफॉर्म करना KML पड़ेगा। में हाँ कन्वर्ट हाँ करना हाँ पड़ेगा। हाँ 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 मैं यहाँ हाँ। रिमोट और आप सेंसिंग बहुत भूनक्शा अच्छा भी है। होगा आपका, जो सरकार की तरफ से, हम लोग की तरफ से है, जो NIC के द्वारा डेवलप किया, उस पर भी आप ओपन करके देख सकते हैं। ठीक, अच्छा, भूनक्शा पे भी ये खुल सकता है, ये हाँ वेस्टर हाँ, डेटा सेव फाइल खुलेगा आपके भूनक्शा पर भी। सेव फाइल कन्वर्ट करके। हाँ अच्छा, जियो डेटाबेस। हाँ, उसी में सेव फाइल रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? हैंड रेज की यहाँ दीजिए। हरिशंकर बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ बोलिए बोलिए, सर क्वेश्चन बोलिए। क्या किसी रैयत को बाउंड्री लाइन पर अपना घर बनाने का अधिकार है? अगर नहीं, उसी का बिल्कुल नहीं है, जमीन हो तो? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसका जमीन हो तो पर भी नहीं है सर? उसका जमीन है तब तो है। तो वो बाउंड्री लाइन से उसका जमीन हटाया जा सकता है नहीं, मतलब? उसको हटाने की क्या जरूरत है? तो अगर अगर घर मान बना लीजिए, लिया है तो जस्ट बाउंड्री जस्ट लाइन। जस्ट 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 एक मिनट, आप इस बात को समझ लीजिए। मान लीजिए मैं ही हूं, मेरा बाउंड्री लाइन पर एक खेत है, ठीक है, और बगल वाले गांव में जो सटा हुआ खेत है उसको भी मैंने खरीद लिया, ठीक है। अब तो मेरा एक बड़ा सा प्लॉट हो गया। उस प्लॉट का आधा भाग या 1/3 भाग, मान लो एक खेत एक गांव रेवेन्यू विलेज में पड़ रहा है और दूसरे रेवेन्यू विलेज में पड़ रहा है, और मैंने ऐसा मकान बनाया जो एकदम ठीक बाउंड्री पर है, आधा इधर आधा उधर। लेकिन आपको ये बात समझिए कि लैंड का जो ओनरशिप है, वो उसका हाफ पार्ट का जो ओनरशिप है या तिहाई पार्ट का जो ओनरशिप है, वो एक खास राजस्व ग्राम में है, एक खास रेवेन्यू विलेज के अकाउंट में उसका है। उसका जो अकाउंट है, होल्डिंग नंबर जो है, वो एक इस रेवेन्यू विलेज में है और दूसरे वाले पार्ट का दूसरे रेवेन्यू विलेज में है। तो बेसिकली वो 2 रेवेन्यू विलेज का खाता में उसका दोनों पार्सल नंबर आएगा, वो अलग अलग रेवेन्यू विलेज में है। और बेसिकली जो रेवेन्यू विलेज हम डिसाइड कर रहे हैं बाउंड्री, वो उस ओनरशिप के डिफरेंस के आधार पर कर रहे हैं। अब किसी एक आदमी का है तो उसकी इच्छा है वो कैसे बनाता है, ठीक है ना? जी क्लियर? जी जी, थैंक यू सर। ओके ओके। हाँ, और कोई क्वेश्चन? हाँ, कौन सा? हाँ, ऑन कर दिया। हाँ, खगेंद्र कुमार बोलिए। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर अगर बाउंड्री लाइन में गैप ओवरलैप आ गया तो उसको हाँ, क्या हाँ। करना पड़ेगा सर? अरे वही तो भी बताया यार। AB प्लस BC अगर लीनियर है, बाउंड्री लाइन के दोनों तरफ एक एक पॉइंट मुश्किल खोजे, ठीक है, मुश्किल के बीच ETS से डिस्टेंस लिए तो कुछ डिस्टेंस तो आएगा ना। वो लाइन मेड़ को जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो लाइन ऑफ साइट जो बाउंड्री लाइन है उसको जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट से फिर दोनों डिस्टेंस निकाले, ठीक है, तो वो दोनों ऐड होके बराबर आएगा। तो ये पुराने वाले मैप पर जब हम ये काम करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि जो फला A गांव का बाउंड्री एक सटीक बैठ रहा है या B गांव का बाउंड्री सटीक बैठ रहा है, या किसी रैयत ने, टेनेंट ने इंक्रोच कर लिया है। तीनों चीज मुझे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जी, और जो रियल डिवीजन है वहां पर हम बाउंड्री खींच लेंगे। ओके सर। नेक्स्ट, एनी मोर क्वेश्चन? कौन हाथ उठा रहा है? हाँ, संटू कुमार, बोलिए। जी सर, जी सर। सर जैसे एरियल एजेंसी जो सर्वे कर रही है सर, तो नया वाले मैप में भी तो वो अपना जैसे कुआं का पहचान हुआ या हाँ, कोई फीचर लेयर तुमको दिखाना है। हाँ, दिखाते हैं। उसका भी तो पिछले मैप की तरह ही दिखाएगा। हाँ, दिखाया जाता है। तो वो अगर दोनों मैप को हम मिलान करेंगे तो हमको, और देखिए क्या होता है ना कि जनरली उसको प्रिंट करके शुरू में नहीं देते, बाद में जब फाइनल मैप होता है बेसिकली वो डेटा। अब इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि पुराने जमाने में जो मैप बनाते थे, ठीक है, तो कई बारी 3 स्केल का मैप था, 16 इंची वाला, 32 इंची वाला और 64 इंची वाला। 32 वाला जो था वो 4 गुना बड़ा था 16 वाले से, और 64 इंची वाला जो था वो 32 वाले से 4 गुना बड़ा था। मतलब 16 इंची वाले से वो 16 गुना बड़ा था। कौन सा? 64 इंची वाला मैप। तो उसमें जो सेटलमेंट वाला एरिया होता था यूजुअली, जो बस्ती वाला जहां बसावट होता था, उसमें खेत मतलब पॉलीगॉन का जो आकार होता था, खेसरा का आकार बहुत छोटा हो जाता था।
बहुत छोटे छोटे घर हो जाते थे, बसवाड़ी भी बोलते हैं या उसको बास भूमि भी बोलते हैं या उसको आबादी बोलते हैं सब कॉमन जी नेम में। तो जी आबादी वाले रीजन में वो खेसरा इतना छोटा होता था कि एक तो उसमें नंबर भरना है, नंबर भरने में ही वो खेसरा भर जाता था, तो उसमें फीचर्स कहाँ से दिखा पाएगा। तो क्या होता था, जो 4-5 फीचर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता था केवल उसको डिपिक्ट कर पाते थे। रीजन बिहाइंड दिस इज कि एक ही कागज था, एक ही कागज पर उन सभी चीजों को एक्सप्रेस करना होता था। नाउ इन जीआईएस डोमेन हम जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो इट इज बेसिकली लेयर वाइज। तो लेयर में एक बहुत ज्यादा लिबर्टी होती है हमें, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए कि ट्रांसपेरेंट पन्ने पर अगर हम मैप बनाते चले जाएं रेवेन्यू विलेज का, एक ट्रांसपेरेंट पेज है हमारा और एक 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 पेज पे हम बाउंड्री बनाए, एक पेज पर बाउंड्री और रेवेन्यू विलेज का बाउंड्री और पार्सल का बाउंड्री बना दिए, दूसरे पर सारा फीचर मान लो ताड़ गाछ है सबको बना दिए, तीसरे पर आम गाछ है सबको बना दिए, चौथे पर वाटर बॉडीज है उसको बना दिए, पांचवें पर रोड है उसको बना दिए, छठे पर रेलवे नेटवर्क है मान लो वो बना दिए, सातवें पर मान लो कुछ सरकारी जमीन है वो बना दिए। अब सबको हम, अब मेरे पास ये सुविधा है कंप्यूटर पर कि जिस लेयर को हम ऑन ऑफ करना चाहें ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, लेयर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करने के कारण हमको दो बहुत तगड़ा फैसिलिटी मिलता है। एक तो ये मिलता है कि लोकेशनल पोजीशन जो है, ज्योग्राफिकल लोकेशन या पोजीशन जो है वो बहुत एग्जैक्ट पता चलता है, और एसोसिएशन भी पता चलता है कि कुआं के बगल में टावर है, टावर के बगल में खेत है, खेत के बगल में तालाब है, तालाब के बगल में रेलवे लाइन है, तो वो चीज हमको बहुत इजीली पता चलने लगता है। और दूसरा एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ओवरले एनालिसिस में हम मैथमेटिकल कंडीशंस पुट कर सकते हैं। जैसे सेट थ्योरी पढ़े होंगे तो इंटरसेक्शन और वो पढ़े थे, मतलब A-B तो सर्टेन परसेंट काट के निकाल लिए, तो कंडीशंस, मैथमेटिकल कंडीशंस अप्लाई करने में हमको बहुत आसानी हो जाती है। तो अगर कुछ लोकेशनल कंडीशंस, जियो स्पेशियल कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट फट से मिल जाता है। और तीसरा तो मान लीजिए वो जीआईएस के कारण मिलता है कि हम मैप और डेटाबेस के बीच दोनों तरफ से हमको रिलेशनशिप पॉसिबल हो पाता है। तो कहने का मतलब डेटाबेस में हमको अब ये फैसिलिटी है कि हम जैसे चाहें जितना लेयर्स चाहें क्रिएट करके फीचर्स को कलेक्ट कर ले सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा गिजमिज नहीं हो जाए और आप काम करने में और मेजरमेंट करने में दिक्कत ना हो। इसलिए शुरुआती दौर में जो मैप देता है वो मतलब ब्लैंक ये रहता है, उसमें नंबर भी नहीं रहता है। नंबरिंग का काम बेसिकली अमीन करते हैं। आप अगर चाहे तो रैंडम नंबर भर के वो दे सकता है एजेंसी आपको, और उसका एक एरिया स्टेटमेंट भी आपको साथ में दे सकता है कि इस पॉलीगॉन का इतना है, लेकिन आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार ये भी देखा गया कि उसी एरिया को उठा के फिर लोगों ने वापस कर दिया। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना होगा ताकि मैप गलत हो गया तो सारा खेल खराब हो जाएगा। जी ठीक है ना? थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट किनका रेज हैंड है? हाँ हाँ, ये क्या है? मयंक कुमार। गुड आफ्टरनून सर। हाँ हाँ, दो ग्राम सीमा के बीच में अगर सड़क आवे तो उसका कैसे सत्यापन करेंगे? आप पहले पुराना वाला मैप में देखेंगे कि क्या सड़क का सड़क के केस में यूजुअली आपको दो तरह का स्थिति दिखाई देगा। जो बिंदा, एक मोटा मोटा बिंदा मारा हुआ रहता है विलेज बाउंड्री पर, अगर वो एक बिंदा इस तरफ एक बिंदा इस तरफ है, उसका मतलब है धार धुरा, या उसको निस्फा निस्फ कहते हैं। कहने का मतलब आधा आधा, मतलब गांव सड़क का आधा पार्ट जो है वो इस गांव में है और आधा पार्ट इस गांव में है। ठीक है जी। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें एक और भी कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व होगा, उसको भी जान लीजिए। अगर मान लीजिए सड़क के बीच में ही ट्राई जंक्शन उसी तरफ बना हुआ है आधा आधा पर, तो ट्राई जंक्शन के लिए जो ट्राई जंक्शन तो हम समझ गए कि हाँ उस जगह पर है, लेकिन बीच में थोड़ी पत्थर गाड़ देंगे सड़क के बीच में। तो हम उस पॉइंट को डिनोट करते हुए मतलब जो डेटाबेस में इस चीज को डिस्क्राइब करेंगे, और मतलब 5 मीटर नॉर्थ या 10 मीटर नॉर्थ या 10 मीटर ईस्ट ऐसे करके डिनोट करके सड़क के किनारे वो ट्राई जंक्शन गाड़ देंगे, ताकि हमको रेफरेंस पता चलता रहे कि कहां पर वो तीन सीमाना है और बाउंड्री है। और तो दोनों केस में वो दिखलाया हुआ रहता है। तो अभी के केस में वो कहां पर पड़ रहा है वो देखेंगे, और ट्राई जंक्शन जो है अकॉर्डिंगली कन्वीनियंट जगह पर बनाएंगे। वो डिस्प्लेस्ड रहेगा तो डिस्प्लेस्ड के लिए भी वो ऑप्शन आपके सॉफ्टवेयर में बना हुआ है कि जहां आप उसका डिटेल एंट्री करवाएंगे इससे, एजेंसी से। ठीक जी, थैंक यू। और कोई किनका हैंड रेज है तो देख लीजिए। एनी क्वेश्चन? हाँ, ओम प्रकाश कुमार बोलिए।
हेलो हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर, जो एक लीनियर पॉइंट बनेगा ग्राम सीमा का A+B+C जो बताया है, हाँ उसमें अगर हम इससे पॉइंट करते हैं, किसी का जमीन अंदर चला जाता है, या चाहे बाहर निकल जाता है, तो उस कंडीशन में किसका जमीन होगा? तो अंदर चला जाता आप मैप देखोगे ना, आपको पता फिर खतियान आपके पास है, आपको रेफरेंस मैंने बढ़ जाता है या घट जाता है, तो मान ली कि यहाँ पर था, अब सेंटर पर आ गया, तो उसका जो बीच का खाली जमीन बची है वो किसका होगा? देखिए खाली जमीन जनरली आप इस बात को ऐसे समझिए, क्या उस समय खाली जमीन बचा, एक तो अगर सरकारी जमीन है तो वो आप खतियान देख के और मैप देख के पता जी कर लीजिए कि वो है या नहीं। अगर वो जी नहीं है तो वास्तव में ये रिप्रेजेंटेशन का एरर है, चाहे जी ये एरर अगर उस टाइम हुआ या अभी हो, ये बेसिकली क्या है, उसको आप करेक्ट कर लोगे। जी दो रैयती जमीन अगर है मान लो, जी जी उनका देख लोगे कि किसका कितना है, अगर दोनों का उतना पुर रहा है और जी जहां पर मेड़ है, इसका मतलब वो मेड़ सही है, तो उसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन किस जगह पर आएगा मैप पर, कॉरेस्पॉन्डिंगली आप मैप को ड्रॉ करवाओगे जमीन से, है ना, ठीक लाल कलर से करवा दोगे उसको, फिर एजेंसी ठीक करेगी। ठीक। ठीक, और कोई? हाँ बोलिए, कौन है? अशोक कुमार बोलिए। सर ये ड्राइंग होगा क्या सर? ड्राइंग से थोड़ा दिखाते। क्या चीज क्या चीज? ये जो अभी जो ड्राइंग मैप होगा? दिखाया था वो वाला? नहीं, मैप होगा क्या सर? मैप तो थोड़ा समझा देते हैं। अच्छा, मैप पर क्या समझना चाह रहे हैं आप? थोड़ा देखना चाह रहे थे सर। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, एक मिनट। आप लोग देख पा रहे हैं ना? हैंड रेज कीजिए प्लीज, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ ठीक है, ठीक। जैसे देखिए ये ए गांव है, यहाँ पर मान लीजिए 3 सीमाना है। एक मिनट, ये लाइन क्या कहलाता है? ये वाला लाइन तोखा लाइन कहलाता है, ठीक है ना, जो कि ओरिएंटेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ अनदर 2 विलेज दिखलाता है। ठीक, तो अब मान लीजिए एक 3 सीमाना से दूसरे 3 सीमाना तक 2 गांव है ए और बी, ठीक है, ठीक ना अशोक जी? जी सर। अब जो है, जो दोनों मैप को अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं किसी मैपिंग सॉफ्टवेयर में, तो अब एक 3 सीमाना और दूसरे 3 सीमाने को मान लो, एक को दूसरे के ऊपर ओवरले किया, एक 3 सीमाने को, और दूसरे को रोटेट करके मान लो स्केल करके यहाँ बैठा दिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि जो लाइन है वो इस तरह से डुअलिटी एक्सप्रेस कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब है कि ये 2 लाइन तो हो नहीं सकता, अदरवाइज ये क्या, इसको स्लाइवर्स कहा जाता है, जो छोटा छोटा पॉलीगॉन्स क्रिएट हो जाता है ना, दैट इज स्लाइवर, दैट इज बेसिकली एरर। वो डेटाबेस में वो नहीं हो सकता है, उसको रिमूव करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन बाय द सॉफ्टवेयर विल बी, इट इज लाइक अ पॉलीगॉन, उसका एरिया निकाल के दे देगा हमको। तो इट शुड बी ए यूनिक लाइन, ये हमको बनाना जरूरी है। तो यूनिक लाइन क्या है कि अब हमको यूनिक लाइन बनाया, तो पी और क्यू को 2 मान लो मुश्किल मिला मुझे, एक ये पॉइंट मिला और एक पी लिया, 2 मुश्किल मिला, दोनों पॉइंट के बीच लीनियर कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा। यस सर। कोई लाइन ऑफ साइट तो होगा, वो जो कि स्ट्रेट लाइन होगा। वो लाइन ऑफ साइट जो है बाउंड्री लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो फिर वही वाला चीज मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब जैसे देखिए तो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस बराबर ये बड़ा वाला डिस्टेंस हो जाएगा ना, मतलब मान लो ये पी क्यू आर डाल दो, ये पी डाल दो और ये क्यू डाल दो, तो पी आर प्लस आर क्यू बराबर पी क्यू होगा ना, अगर ये लीनियर है। बेसिकली उसी चीज का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं और देखते हैं कि कहां पर से आ रहा है। तो मेड़ वहीं पर है, तो जहां पर मेड़ के लिए वो आ रहा है तो हमको पता चल जाएगा ना कि ये ज्योमेट्रिकली इस मान लो ये गैप है थोड़ा सा, उसमें उसके बीच में पड़ेगा, या ग्रीन वाला लाइन सही है या ब्राउन वाला लाइन सही है, या कोई नया लाइन रेड सा खींचना पड़ेगा। ये चीज तो मुझे पता चल जाएगा ना। तो वो क्रॉस करते लगाते जाता है, वो अमीन नापता है, क्रॉस लगाता जाता है लाल से, उसको लाल वाले को फिर मिला देता है, तो एक लाल लाइन बन जाता है जो सही वाला यूनिक बाउंड्री बन जाता है। ऐसा ही करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ओके। और कोई? हाँ, ये कौन है? गौरव कुमार। सर मैं बोल रहा था कि अभी आपने बोला सर कि 2 जो राजस्व ग्राम है
और जो सेपरेशन शो करता है लाइन वो टोखा लाइन। अभी जो 2 पॉइंट आपने सर बोला पी क्यू, पी ए गांव में है, क्यू बी गांव में है सर। तो सर आर जो आपने पॉइंट बोला पी आर प्लस आर क्यू इक्वल टू पी क्यू, तो अभी तो सर हमको ये पता होना है ना सर कि आर कौन सा पॉइंट है। मेरा कहना है आर तो सर फिक्स पॉइंट होगा, तो अब आर जो लाइन ऑफ साइट बाउंड्री को जहाँ इंटरसेक्ट, आपको एक बाउंड्री मिलेगा भी, तो जमीन पर भी तो कुछ मिलेगा, ऐसा थोड़ी कि जमीन पर कुछ नहीं मिलेगा। सर जैसे मेरा कहना है सर कि मान लीजिए पी आर प्लस आर क्यू इक्वल टू 100, सपोज पी क्यू इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक, और ये दोनों का समेशन सर 98 सेंटीमीटर आता है। हाँ, 2 सेंटीमीटर का इसका मतलब क्या है, ये गैप का केस है या ओवरलैप का, बताइए। ये सर गैप का केस है सर। ओवरलैप का कैसे है? ओवरलैप सर जब हमारा सर जब एक्सीड करेगा तब तो सर ओवरलैप होगा। एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो कम है, हाँ। और नक्शे में के हिसाब से जोड़ रहे हैं तो वो ज्यादा हो जा रहा है, तब ना हमको मिलेगा कम। जमीन तो हमेशा सच है, जमीन पर अगर हाँ। नक्शे के हिसाब से 100 आना चाहिए और हम नाप रहे हैं तो आ रहा है 98। सॉरी तो ये ओवरलैप का केस हो गया ओवरलैप का सर। केस है ये। हाँ जी हाँ। सर, ये जब ओवरलैप कर गया तो सर आखिर ये 2 सेंटीमीटर को हम आप मतलब अभी आपने दिखाया कि हम उसको एक यूनिक बाउंड्री क्रिएशन करेंगे। हाँ, हमको करना है। हाँ। जी तो सर वो जी तो उसमें सर हम दोनों में बराबर बांट देंगे या फिर कोई मतलब उसका अलग ही सही है वो करेंगे वो अगर हम उसके बाद फिर आपके पास ये भी होगा, आप पता करोगे मतलब यहाँ कोई सरकारी जमीन नहीं है, दोनों रैयती है, दोनों पीसफुल पोजीशन में है, दोनों को अपना एरिया जो है मैच कर रहा है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन का एरर था एट द टाइम 100 years ago, now we will correct it, just correct it, that's all। ओके, मतलब जो दोनों ड्राइंग है उसमें हम इसको जस्ट एक करेक्शन कर देंगे। हाँ ठीक कर लेंगे, बस यूनिकनेस अचीव कर लेंगे। हाँ ओके सर, थैंक्स। और कोई? सर मेरा सवाल एक और है सर। कौन बोल रहा है? हैंड सर रेज मैं गौरव बोल रहा हूँ सर गौरव बोल रहा हूँ सर। ठीक है बोलिए। हाँ सर, जो आपने भी बताया था कि अगर 2 गांव का जो सीमा का सत्यापन का रोड आता है, सपोज सेंटर में उसका हमारा एक फिक्स पॉइंट आता है जो भी मतलब टोखा लाइन, ऐसा कैसा आएगा आपको? हाँ तो सर अगर हम उसको आपने बोला शिफ्ट कर देंगे, हाँ शिफ्ट करेंगे और उस पर डिस्क्राइब कर देते हैं कि 5 मीटर नॉर्थ 5 मीटर ईस्ट मतलब जो भी है। हाँ। तो सर वो तो सर टोटल स्टेशन से ही कराना पड़ेगा। हाँ आंख मूंद के टीएस से ही कराना होगा। वो भी हम अगर कोई हमारा जो पहले से मुस्तकिल है उसके रेफरेंस से भी लेना होगा, कोऑर्डिनेट फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर। ओरिजिनल का भी लेंगे हम, ओरिजिनल क्या है वो लेंगे और जो डिस्प्लेस्ड है वो भी लेंगे, ठीक है? ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो, बाद के लिए कोई समस्या नहीं हो। मतलब वो हम उसका। जी सर, मेरा पूछना था कि 2 ग्राम सीमा में अगर मल्टीपल पॉलीगन क्रिएट हो गया, गैप ओवरलैप में स्लाइवर्स ज्यादा है। हाँ अगर मल्टीपल पॉलीगन क्रिएट हो गया तो ये जो PQR बना रहे हैं, सभी पॉलीगन के पास कितने मतलब एटलीस्ट मतलब कितने पॉइंट्स हम लेंगे इसको जस्टिफाई करने के लिए? अगर मोर देन 1 पॉलीगन 10 मीटर पर अगर हम मान लो जनरली 1 किलोमीटर लंबा हो जाता है, एक तीन सीमाना से दूसरे तीन सीमाना तक जाओ तो मोटा मोटी 800 मीटर, कहीं 1.5 किलोमीटर भी, कहीं 1 किलोमीटर, ऐसे ही डिस्टेंस हो जाता है। और जहां पर भी आपको वेरिएशन मिलता है, मान लो आइदर इन द फॉर्म ऑफ गैप और इन द फॉर्म ऑफ ओवरलैप, तो यूजुअली वो स्लैबर्स आप देखोगे ना तो 20 मीटर से ज्यादा लंबाई तक में नहीं रहता है, 20 मीटर। तो वो आप एक 2 पॉइंट अगर ले लेते हो ना लाइन ऑफ साइट, तो आपका वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सर। नेक्स्ट, सारे लोगों को मौका मिलना चाहिए। सबको जो हाँ चेंज कीजिए। देखिए कोई रेज किए हुए हैंड तो। एनी मोर क्वेश्चन? नेक्स्ट, हाँ कीजिए, देखिए कोई हाथ उठाए हुए तो। किन्हीं को कुछ पूछना है? सब लोग समझ गए आशा करता हूँ। अच्छा यहाँ देखिए सर, मैं अवनीश बात कर रहा हूँ। अवनीश, आप नाम चेंज कर लीजिए, वो C407F688 ना, उसको अवनीश से रिप्लेस कर लीजिए तो आसानी होती है। हाँ ठीक, बोलिए अवनीश जी। ओके सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब हम टीएस से कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के रूप में हमको जो भी देता है, बिल्कुल बट मैनुअली अभी या फिर हम अभी करें चाहे वो पहले किया हुआ है CS मैप में, तो वो डिफरेंस तो हर जगह मुझे रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ करेगा, वो करेगा। यदि छोटा पीस ऑफ लैंड है तो उसमें तो बहुत मैटर नहीं करेगा, बट बड़ा है तो उसमें ये मैटर करेगा। एकदम तो करता है और वो करता है। तो सर इस चीज को आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा। हाँ तो कैसे मतलब कुछ इसका ये है, या फिर जैसे आप लोग अभी
इसके काम में है तो आया होगा ऐसा मैटर, तो उसको कैसे हम लोग मतलब ये कर सकते हैं? देखिए केवल यही नहीं रहता है ना, साथ में ROR भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज रहता है आपके साथ। एग्जैक्टली तो किसी का भी ROR है तो वो जनरली जमीन इतना कॉस्टली हो गया, कोई अपना जमीन छोड़ता है क्या? तो नहीं, वो पता, हाँ, तो वो चीज एक बहुत बड़ा ये रहता है। जी जी। हाँ। तो सर कुछ जैसे 1 किलोमीटर में हम गए तो वो जनरली घटेगा नहीं, बढ़ ही जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते आप। दोनों तरह का केस मिलेगा आपको, घट भी सकता है। हाँ, दोनों तरह का केस मिलता है। हाँ, तो सर उसको मतलब कैसे हम उसको इरेडिकेट करेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे, मतलब कुछ ऐसा ये है क्या? आपका आप देखिए, आपके सपोजिशन में ये बात एम्बेडेड है। आप ये प्रेजम्पशन, आपके बोलने में से हमको ये प्रेजम्पशन पता चला है। आप मान के चल रहे हैं कि जो नक्शा बना हुआ है ऑन स्केल नहीं है, गलत है ही है। जनरली ऐसा नहीं रहता है। नहीं सर, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं बोल रहे हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि 2 पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस TS से मेजर करेंगे तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। बट हम मैनुअली यदि उसको मेजर करते हैं तो ग्राउंड के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो हमको डिस्टेंस देता है। नहीं, तो ग्राउंड का प्रोफाइल, जैसे आपका स्लोपी अगर प्रोफाइल है तो आप स्लोप को कंसीडर नहीं करते हो। यस सर। आप बेसिकली जो उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आता है उसी को कंसीडर करते हो। पुराने समय में भी जब मैप बनाया जाता था तो जो अगर स्लोपी रीजन रहता था तो वो झंडा गाड़ के ना वर्टिकल एडजस्टमेंट, दोनों पॉइंट्स को एक लेवल पे लेके तब किया जाता था। हाँ, और वही चीज बेसिकली डेटम होता है। नहीं एग्जैक्ट, मतलब ये मेरे पूछने का मतलब ये था सर, क्योंकि हम लोग अब अभी जो देखते हैं तो उसमें अमीन उस चीज को कंसीडर नहीं करता है। नहीं तो मतलब उसको कंसीडर करना होगा हमें, यदि मैनुअल करना है तो। हाँ, करना होता है। अगर नहीं करते हैं, स्लोप रहता है तो उसको करते थे लोग और किया जाता है उसको। हाँ, अब थोड़ा सा कहीं हल्का अंडुलेशन है, कहीं खेत में ही, मतलब मान लो एक खेत में थोड़ा गड्ढा करके कुछ और बोआई कटाई किया तो मतलब आप ऐसे बोलो 1 फीट 2 फीट का अंडुलेशन है तो उसको तो लोग नहीं देखते थे। लेकिन अगर 10 फीट 15 फीट का मतलब ऐसे बना हुआ है, बांध की तरह बना हुआ है या कोई बंधान है तो एकदम कंसीडर करते थे। कौन बोलता है नहीं करते हैं? एकदम करते हैं स्लोप को कंसीडर। झंडा गाड़ के उसका ये लेते हैं, स्लोपी वाला डिस्टेंस से फिर निकालते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन उसका क्या होगा। थैंक यू सर, यही मेरा डाउट ठीक है। और कोई देख लीजिए। एनी मोर क्वेश्चन? गरिमा किशोर बोलिए। हेलो सर। हाँ, बोलिए सर। मुझे ये गैप ओवरलैप क्या है नहीं समझ में आया, आपने जो अभी एक्सप्लेन किया। गैप ओवरलैप क्या है? देखिए, जो गांव है, गांव क्या है, एक पॉलीगॉन बनेगा ना। यस सर। तो उसी पॉलीगॉन का नक्शा ना बना के देता है आपको, मैप बना के देता है तो क्या देता है, वही पॉलीगॉन रहता है। और उसके अंदर फिर ढेर सारा छोटा छोटा पॉलीगॉन रहता है। वो क्या रहता है, खेत रहता है। इसी को ना रेवेन्यू विलेज कहते हैं। मैथमेटिकली अगर समझना चाहें तो यही है ना रेवेन्यू विलेज। अब एक रेवेन्यू विलेज दूसरे रेवेन्यू विलेज से सटा हुआ होता है, ठीक है ना। अगर कोई पॉलीगॉन है और वो बगल के 4 पॉलीगॉन से मान लीजिए घिरा हुआ है, तो 4 पॉलीगॉन सटा मतलब एक रेवेन्यू विलेज 4 रेवेन्यू विलेज से सटा हुआ है ना, एडजॉइनिंग। तो ऐसे 4 पीस ऑफ बाउंड्री होंगे जो 2 गांव के बीच में होंगे। एक तो पर्टिकुलर विलेज और जो बगल वाला गांव है, तो दोनों का जो बीच का बाउंड्री है वो तो यूनिक होना चाहिए ना। 2 गांव के बीच में 2 बाउंड्री हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जब गांव का नक्शा पहली बार बनाया गया था ना, तो हर एक गांव फंक्शनल यूनिट होता था, राजस्व ग्राम ही सर्वेक्षण की इकाई होती थी और ड्राइंग करके बनाया जाता था। तो जो पॉलीगॉन क्रिएट करते थे होल गांव का, तो वो एक ड्राइंग था। तो एक ड्राइंग एक गांव का बना और बगल वाले गांव का अलग अमीन ने बनाया। तो दोनों को जब सटाए तो वो सट के बिल्कुल एक लाइन बन जाना चाहिए ना। तो वो हाँ, तो वो हाथ से चूंकि ड्रॉ किया हुआ रहता था तो वो थोड़ा इम्परफेक्शन रहा। तो 99% मैच कर जाता है, 1-8% कहीं नहीं मैच करता है। तो आज हम डेटाबेस, जीआईएस डेटाबेस उसका क्रिएट करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर पर मतलब डिजिटल कार्टोग्राफी के थ्रू उसको क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो वो जो गैप ओवरलैप है बेसिकली वो छोटा छोटा पॉलीगॉन बन जाता है जिसको स्लाइवर्स कहा जाता है। तो स्लाइवर्स को हटाना पड़ता है, अदरवाइज उसको जो है खेत समझता है कंप्यूटर या मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो यूनिक बाउंड्री बनाना एक मजबूरी होती है अभी के समय में। हाँ सर, एक और क्वेश्चन था, ये जो आपने अभी इंटरप्रेट किया मैथमेटिकली यूनिक बाउंड्री वैलिडेशन को, तो यू हैव टेकन 3 पॉइंट्स A B C, देन ABC इज डिनोटिंग व्हाट, ट्राई जंक्शन और
ABC यहाँ पे A, B और C 3 पॉइंट जो आपने नहीं, ये सिंपल मैथमेटिकली हम ये समझाना चाह रहे थे, वो ट्रांजैक्शन नहीं है। वो दुनिया में किसी भी कोई कलम लीजिए, यूं 3 बार मार दीजिए पेज पर, तो कोई 3 पॉइंट बनेगा ना। हाँ। वो तीनों पॉइंट एक लाइन में कब होता है? लीनियर जब होता है। लीनियर होगा तभी ना, मतलब लीनियर कब होता है, तो क्वेश्चन ही है ये। लीनियर तब होगा जब बीच वाला पॉइंट का डिस्टेंस किनारे वाले से, बीच वाले पॉइंट का दोनों किनारे वाले से डिस्टेंस ले, उसको जोड़ दें और दोनों किनारे वाले के बीच का डिस्टेंस ले, तो वो बराबर हो जाए, तभी ना लीनियर होगा। या फिर जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया जो है 0 आ जाए। सर ये किस कंडीशन में अप्लाई होगा, आपने बताया? हाँ, ये उस कंडीशन में अप्लाई होगा कि मान लो मुझे एक कोई स्लाइवर पॉलीगॉन मिल रहा है बाउंड्री, मतलब अलोंग द बाउंड्री, ठीक। और बाउंड्री के दोनों तरफ दो मुश्किल मैंने आइडेंटिफाई किया, दो मुश्किल के बीच का डिस्टेंस लिया मैंने, तो वो डिस्टेंस तो ग्राउंड इज ऑलवेज ट्रू, वो डिस्टेंस तो फिक्स है, वो तो अब गलत नहीं हो सकता है, वो तो एकदम पक्का सच हो गया हमारे लिए। अब हम जब बाउंड्री पर आते हैं तो बाउंड्री, उस लाइन ऑफ साइट जो होगा हमारा डिस्टेंस दो मुश्किल के बीच का, वो कहीं ना कहीं बाउंड्री को इंटरसेक्ट करेगा ना भाई, तो वो एक पॉइंट मिलेगा ना हमको। उस पॉइंट का डिस्टेंस, उस पॉइंट से दोनों मुश्किल का डिस्टेंस अगर हम जोड़ दें तो हमको पूरा डिस्टेंस मिलना चाहिए। लेकिन ये काम जब नक्शे पर करेंगे, किसी एक नक्शे पर करेंगे तो गलत आएगा, दूसरे पर भी हो सकता है गलत आए, अगर दोनों में ये ओवरलैप है तो, गैप है तो। लेकिन जब जमीन पर करेंगे और नक्शे से मिलाएंगे तो हमको एक हल्का सा शिफ्ट एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो एडजस्टमेंट जब हम करेंगे इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से, तो हमारा यूनिक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगा। सर तो ये हर कंडीशन में अप्लाई नहीं होगा? हाँ, जहां जहां भी स्लाइवर है वहां हमको ये अप्लाई करना पड़ेगा, वहीं पे अप्लाई। हाँ, वहीं पर जहां ऑलरेडी मैच कर रहा है 99% जगह पर, तो वहां आपको ये एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, वहां तो मैच कर ही रहा है। ओके सर, थैंक यू सो मच। शशांक के प्रेमी, क्या नाम है? हाँ बोलिए शशांक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार देख लीजिए। हेलो, शशांक के प्रेमी, ये हेलो। हाँ बोलिए सर। अगर मेरा जो ग्राम है 3 सीमाना अगर मैच कराना है, और दूसरा अभी सर्वे फॉर एग्जांपल जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है अभी उसको हम लोग कर नहीं रहे, फॉर एग्जांपल दूसरा गांव उसमें आ जाता है, फिर कैसे करेंगे? देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोई भी हो, आपको उसका मैप लेना होगा, केवल गांव तो एक ही होगा ना, यही है कि वो गांव दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, आप उसका मैप लेवा लोगे, मंगवा लोगे। कोऑर्डिनेशन सर, कोऑर्डिनेशन करने के लिए कोई बंदा नहीं होगा ना? नहीं, ये आपको गुलजारबाग से मंगवा लेना होगा। वो बंदा आपको मतलब ये मैप आपको गुलजारबाग से मिल जाएगा, आप रिक्वेस्ट दोगे वो आपको मिल जाएगा ये। सर थैंक यू सर। नेक्स्ट और कोई बचा क्वेश्चन? मुझे लगता है ओवर हो गया लोगों का। हाँ, ये भवेश सिंह, हाँ बोलिए भवेश जी। सर गुड आफ्टरनून सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, जैसे पुराना और नया मैप का अगर एक सैंपल हमारे ट्रेनिंग वाला गूगल क्लास जो है उसमें अगर अपलोड कर दे, ठीक है, हम करवा देते हैं। ठीक है, मैं लिख लेता हूं, करवा देता हूं। ठीक है, ठीक। दूसरी चीज सर ये था कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कोई 2 रेवेन्यू विलेज है, उसमें प्राकृतिक नदी जनरेट हो जाती है, क्योंकि 100 साल 50 साल पुरानी बातें कर रहे हैं और आज हम अपडेट कर रहे हैं चीजों को। बिल्कुल, पहला तो ये, दूसरा ये कि नदी, जंगल या कोई भी ऐसी चीज घटती और बढ़ती भी है, इसका वेट। हाँ बिल्कुल। तीसरी चीज सर कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो राजस्व ग्राम है, दोनों के बीच में हो सकता है जंगल ऐसा पहाड़ हो और उसका सर हमने मेजरमेंट नहीं लिया, तो इन सब सिचुएशन में जो यूनिक बाउंड्री वेरिफिकेशन है, ये जो फिक्स कर रहे हैं, वो कैसे करते हैं, क्या प्रोविजन है और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अंदर? ठीक। देखिए, आपको रेवेन्यू का बाउंड्री तो आपको पहले से मिल जा रहा है रेवेन्यू विलेज का। हाँ सर, वो तो मैप में आप दे रहे हैं। और जब आप एग्जैक्ट पोजीशन पर जाओगे तो आप देखोगे कि अगर बीच में पहाड़ है तो जनरली जो रिज लाइन होता है, जो पहाड़ का टॉप वाला पॉइंट सबको पिक्स को मिला देंगे तो एक लाइन बनता है। जनरली आप देखोगे कि वो लाइन ड्रॉ किया हुआ रहता है एज ए डिवीजन। तो डिवीजन के लिए जो कुछ लॉजिकल बेसिस जरूर होते हैं जिसको कि फिजिकली इंटरप्रेट किया जा सके ऑन द ग्राउंड, तो वो चीज रहता है, वो मिलेगा आपको। और दूसरी बात जो आप बोल रहे थे, विद द टाइम डाउन द लाइन, मतलब देयर आर मेनी चेंजेस, तो ये बात पहले आप समझें
कि मैप इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट एट ऑल ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट। क्या हुआ है कि चूंकि 100 साल से सर्वे नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई एन इंप्रेशन हैज बीन क्रिएटेड इनटू द मास और पब्लिक कि यस कि नक्शा का मतलब तो वही जब तक गुलजार बाग से नहीं लो ये जमीन वाला नक्शा। बेसिकली क्या है कि आप दूसरे देशों में देखोगे तो जैसे ऑर्डिनेंस सर्वे ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है या फिर उन लोगों ने ही सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, तो वो उनका जो डेटा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, दैट हैज गॉन इनटू 5th जनरेशन, कंप्लीट सीमलेस डेटा है उनका, और सारे फीचर सारे लेयर्स सब कुछ सीमलेस हैं, सारे जो चीज चाहो आप जहां का चाहो उतना क्रॉप करके आप निकाल ले सकते हो। तो अभी क्या हम लोग करने जा रहे हैं, जो हम लोग करने जा रहे हैं अब हम लोग आ जाएंगे एग्जैक्टली। तो इट इज बेसिकली ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट। अगर चेंजेस आ रहे हैं वो हर एक 6 महीने पर एक टेम्पोरल, कोई भी नक्शा बेसिकली एक टाइम स्टैम्प है, उस समय में हमारी धरती कैसे दिख रही थी और आज हमारी धरती कैसे, एंड दिस इज द, जितने भी फोटोग्राफ सैटेलाइट्स इमेजरी को देखो आप, तो जो टेम्पोरल स्टडी किया जाता है वो चेंज डिटेक्शन के लिए ही किया जाता है। अगर वो चेंजेस नहीं होगा तो फिर चेंज डिटेक्शन क्या करोगे? आपको कितना जंगल हमारा बढ़ा, अगर हम जंगल का फॉरेस्टेशन का एक्सपेडिशन है हमारा और हमारा टारगेटेड कुछ अप्रोच है गवर्नमेंट का, वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ वो कैसे पता चलेगा? वो तो चेंज डिटेक्शन से ही पता चलना है। तो चेंज डिटेक्शन के लिए 2 रेफरेंस, एक पहले वाला एक बाद वाला तो होना चाहिए। तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू कन्वे यू पीपल कि इट इज ए कंप्लीटली डायनेमिक कॉन्सेप्ट। अगर हमारे जमीन पर एक फ्लाईओवर बन गया, एक बड़ा सा जलाशय बन गया, डैम बन गया, एक रिजर्वायर क्रिएट हो गया, तो दैट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड ऑन द मैप। तो अपडेटेड मैप में सर ये रिफ्लेक्ट तो कर रहा है, लेकिन मैं ये इसमें जानना चाह रहा था, जो मेजर पॉइंट टू बी डिस्कस था कि मान लीजिए 50 फीट की विड्थ की एक नई नदी क्रिएट हो गई, तो दोनों ही राजस्व ग्राम से वो एरिया डिडक्ट हो जाएगा या किसी एक से होगा, वो कैसे होता है? एक रेवेन्यू विलेज एक मिनट, हाँ मैं बोलने, कई बार क्या होता है कि नदी के बीच में ही निस्फा करके बाउंड्री ये किया हुआ रहता है, डिफाइन किया हुआ रहता है, ठीक है, कि नदी का बीच वाला लाइन ले लिए दोनों, तो थोड़ा सा प्रेजम्पशन इसमें भी है। प्रेजम्पशन जो मतलब इनहेरेंट है वो ये है कि वो मान के चलते हैं कि जो नदी बह रही है तो दोनों तरफ का तट जो है वो पैरेलल है। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, वो सेंटर लाइन बेसिकली ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये थोड़ा सा एक ये रहता है। और दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अभी जो हमको हमने राजस्व ग्राम, हमें राजस्व ग्राम नया क्रिएट करना ही नहीं है। बेसिकली जो हमको एक रेफरेंस मिलेगा उसको उस पर एग्जीक्यूट करना है। हम नए राजस्व ग्राम का निर्माण करने नहीं जा रहे हैं। तो जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं उसको हम दिखलाएंगे, ठीक है, जहाँ नदी है वहां नदी दिखाएंगे, लेकिन राजस्व ग्राम को हम इंटैक्ट रखे रहेंगे। तो सर एक और लास्ट क्वेश्चन था कि ये तो अभी जो मैंने जितने सवाल पूछा उसमें क्या है कि परमानेंट कुछ क्रिएट हो गया है, लेकिन एक अभी हम लोग का बिहार में बाढ़ की भी सिचुएशन रहती है, और जिस पॉइंट ऑफ टाइम में वो मैप क्रिएट हो रहा है, जैसा आपने बोला ये डायनेमिक फीचर है, और उस समय के स्टैटिक होता है, तो उस समय यहाँ पर पेड़ है ये पता चला, हो सकता है 6 महीने बाद वो वहाँ अवेलेबल नहीं है। हाँ, दैट इज द रीजन कि जो परमानेंट फीचर है कि जो मान के चलते 10 साल जो है उस ढंग से लोग बनाते हैं, लेकिन अब चूंकि डेटाबेस आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, यूजुअली जो डिफरेंट कंट्रीज में एक्सेप्टेड या प्रैक्टिस है या रैम्पेंट प्रैक्टिस है, हर एक 6 महीने पर वो डेटाबेस को ओवरराइट करते हैं और सबका बैकअप रखते हैं। तो टेम्पोरल बैकअप रखा जाता है हर एक 6 महीने का या हर एक साल का। इसमें एक चीज था सर, जैसे कि हम लोगों को 3 मेजर ऑब्जेक्टिव दिया गया है, मैप क्रिएशन यानी मैप अपडेशन, दूसरा हमें वर्क दिया गया है कि आप जो है ROR को क्रिएट कर सके, और तीसरी चीज विथ एक्यूरेसी जो है सुनवाई करके उसका निर्धारण कर सके सारी चीजों का। तो मुझे ये बताइए कि जो रेंट रोल जो था हम लोगों का, वो भी काम दिया गया कि रेंट रोल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा अभी, तो जिसका रकबा कम हो जाएगा इन सब परिस्थितियों में, तो उसका क्या रेंट घट जाएगा? हाँ, घटेगा। तो ये कैसे मतलब अगर किसी का क्लेम, मतलब आप क्वेश्चन में अगर है कि उसका ओनरशिप का रकबा अगर घट गया है या उसका फॉल्स, लेकिन जब हमने बनाया था तो उस समय ज्यादा था, लेकिन अब टेम्पोररी सिचुएशन में चेंज हो गया। हाँ, तो उसका लगान घटता है। जैसे किसी का नदी के अंदर अगर किसी का जमीन चला गया तो उनका लगान घटाया जाता था। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। हाँ, ये तो अभी के समय में जो हम लगान ले रहे हैं, क्योंकि पहले देखिए एक बात को आप इसका एक चीज आप समझिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, मैं आई जस्ट वांट टू डिस्कस।
बहुत ज्यादा मैं एक्ट के बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मतलब ये पर्सपेक्टिव आप समझ लिए तो आपको सहूलियत होगी। जो पुराना जो मैप का क्रिएशन का रीजन जो था ना, इंटेंशन बिहाइंड द क्रिएटिंग मैप ऑन स्केल वाज कि अंग्रेजों को ये बैठे बैठे पता चला कि कहीं कोई टैक्स चोरी तो नहीं कर रहा है, लगान तो नहीं चुरा रहा है। और लगान उस समय में मतलब द देन टाइम जो था उस समय इतना ज्यादा होता था कि लोग लगान के डर से खेत छोड़ देते थे उसका। अभी ना मतलब आपको बहुत मतलब वो इग्नोरेबल या मतलब नेग्लिजिबल फील होता है। हाँ, तो उस केस में जब जमीन नदी के अंदर चली जाती थी उनका लगान, तो अंग्रेजों को डर लगता था कि कहीं इस पर खेती छोड़ देगा तो जो लगान आ रहा है वो भी नहीं आएगा, तो उसका लगान कम रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शनलिटी उसको कम कर देते थे। और उसका एक रिक्वेस्ट थी सर कि जो हम लोग जितनी चीजें पढ़े हैं अभी पिछले 1.5 महीने में, सवा महीने में, मेरे को ये जानना था सर कि हम लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है, हम लोग इन चीजों को याद रखें या समझें, क्योंकि सर अपना काम करते हुए, जैसे मैं अभी प्रोजेक्ट इंचार्ज हूँ, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम डे टू डे लाइफ में अपने वर्किंग कल्चर में कर रहे हैं, उस दरमियान ये सारी चीजें याद रखना मुश्किल है, लेकिन समझ रहे हैं हम अभी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, काम करते हुए सीख जाएंगे। देखिए कोई भी चीज आपको याद क्यों होती है, या तो आप बार बार रिपीट करके सर, बार रिपीट करेंगे, काम करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, काम करें, एग्जीक्यूट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके जुबान पर आ जाएगा। मतलब सर अगर अभी आप मुझसे पूछेंगे कि धारा 2 के अंदर ये क्या था तो शायद ना याद हो, लेकिन जब वर्किंग में आ जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी इमीडिएट बता पाएंगे। एग्जैक्टली मतलब लॉ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता रहे कि ये कहाँ पर है, आप तुरंत आप उसको रेफर कर सकें, और चीजों को अगर पढ़ लिया समझ लिया तो आपको आपसे कोई गलती ना हो, उसके लिए आप उसका रेफरेंस इमीडिएट ले सकें। हाँ, मतलब आपका कह रहा है सर हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि हम याद रखें पॉइंट ऑफ टाइम में जब हमसे पूछा जा रहा है। आप सही डिसीजन ले सकें, इसके लिए आपको जो भी करना पड़े आप करें। हाँ। क्योंकि सर इंजीनियरिंग में तो इतना सब्जेक्ट पढ़ा हमने, लेकिन आज मास्टरी केवल उस पर है जिस पे काम कर रहे हैं, जो फैक्ट है वो सबके साथ है, जो आप जिससे आप यूज्ड टू होते हो वो आपको कंफर्टेबल हो जाता है, आप फैमिलियर हो जाते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट कोई और हाथ उठा हुआ है, देख लीजिए नेक्स्ट स्क्रीन। और कोई एनी मोर क्वेश्चन? अच्छा ये देखें अमृता पांडे, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए सर। तोखा लाइन और टाई लाइन एक बार फिर से बता दीजिए। तोखा लाइन और टाई, ठीक है। अच्छा पहले तो मैं एक बड़ा अच्छा सजेशन आया कि पुराना नक्शा और नया नक्शा का सैंपल मैं अपलोड करवा दूंगा, तो उसे आपको 2-4 टिप्स में पीडीएफ बनवा के अपलोड करवा देता हूं, और नया का भी कुछ करवा देता हूं। जो 3 गांव मिलते हैं, ठीक है, 3 गांव 3 रेवेन्यू विलेज की बाउंड्री जिस एक पॉइंट पर मिलती है उसको 3 सीमाना बोलते हैं, ठीक है। तो दैट विल बी अ पॉइंट, दैट विल बी अ पॉइंट। वो पॉइंट को हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये इस गांव में है, बल्कि ये बोलना होगा ये तीनों गांव में है या तीनों गांव में नहीं है। ये ऐसा है कि जब तीनों बाउंड्री वहां पर सट रहा है, ठीक है, एडजेसेंसी है। अब उस पॉइंट को फिक्स करना कि हाँ ये तो मैंने पता कर लिया कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है, लेकिन कल को अगर वो हिलडुल हो जाए या कोई मान लो मेड़ तोड़ लेता है तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वही वाला पॉइंट है। तो उसके पोजीशन को फिक्स करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम 3 मुस्तकिल तय करते हैं, ठीक है, तीनों गांव में एक एक, और उस मुश्किल से एक डिस्टेंस लेते हैं कि वो डिस्टेंस क्या है, उसी को टाई लाइन बोलते हैं, मतलब वो बांधने वाला, कि बांध के हम उसको फिक्स कर दिए। तो 3 लाइन ऐसा होता है जिसको हम टाई लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्राइजंक्शंस को फिक्स करने के लिए, मुश्किल से ट्राइजंक्शंस के बीच की जो दूरी होती है, ताकि बाद में अगर वहां मान लो कोई घड़ा हटा दिया या कोई पिलर है, पिलर को किसी ने उखाड़ दिया, तो वहां पर वापस से कैसे पहुंचे उसके लिए वो टाई लाइन है, तो उसको टाई लाइन बोलते हैं, ठीक। और तोखा लाइन बिल्कुल अलग चीज है। जब हम रेवेन्यू विलेज का मैप बनाते हैं तो मैप का रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं तो एक गांव कई सारे रेवेन्यू विलेज बाउंड्री से घिरा हुआ हो सकता है, तो एक तो गांव का मैप होगा पूरे एक A0 कागज पर, एक बड़ा सा रेवेन्यू विलेज का मैप होगा, और जो सराउंडिंग मैप्स हैं, सराउंडिंग विलेज हैं, उसका भी नाम लिखा हुआ रहता है। तो जहां पर ट्राइजंक्शन है वहां पर 2 नाम अगल बगल होगा, क्योंकि 3 विलेज जहां मिलता है वहीं पर तो ट्राइजंक्शन होता है। तो एक तो अपना गांव हो गया मेन गांव जिसका कि मैप बना हुआ है, और ट्राइजंक्शन के बाहर 2 गांव है, तो उस बाहर वाले 2 गांव का जो बाउंड्री है वो जो सेपरेट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में सेपरेट कर रहा है, तो वो जो सेपरेशन लाइन है उसका ओरिएंटेशन क्या होगा,
उसी ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग एक लाइन बनाया जाता है 5 जरीब का, जो ट्रायंगल से थोड़ा छोड़ के बनाया जाता है, ठीक है। ट्रायंगल बना हुआ है जहाँ से थोड़ा डिस्टेंस बना के उस ओरिएंटेशन को बेसिकली डिपिक्ट किया जाता है, दैट इज बेसिकली तोखा लाइन 5 जरीब का, ठीक है। क्लियर है? थैंक यू। हाँ, ओके, नेक्स्ट। यस सर। एनी मोर क्वेश्चन? रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। हाँ, क्या है? कृष्णा कुमार बोलिए। सर जो 5% का जो एरर एक्सेप्टेबल है, कुछ 5% को कंपनसेट कैसे करेंगे? अगर सपोज पूरे गांव का रकबा अगर 100 एकड़ का है और हर 100 रैयत उसके अंदर में है, उनके सबके पास 1-1 एकड़ है, लेकिन जब वास्तविक जमीन पे जब जाके नापी की जाती है तो कभी घट जाता है 5% या बढ़ जाता है, उन 5% को कंपनसेट कहाँ करेंगे? आप कैसे समझ गए 5% है? कर नहीं सकते। ओके ओके, आप कैसे समझ गए 5% है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब नापने गए, सपोज मेरा जो 100 एकड़ का जमीन है, पूरा बाउंड्री लाइन जब हम निर्धारित करते, आपका कहने का लाइन निर्धारित करते हैं, एक बाउंड्री लाइन के तहत पता चला कि गांव का कुल रकबा ठीक है। यूजुअली जो रेवेन्यू विलेज का एरिया हमारे यूटी एरिया में रहता है और इवन मैप का भी एरिया रहता है, उसमें 5% का डिफरेंस कहीं हम लोगों को आज तक देखने को नहीं मिला। मैक्सिमम जो वेरिएशन चल रहा है ना, वो 0.5% बहुत ज्यादा है, उसको हाफ के अंदर ही रहता है। हाँ, लाइंस में और वो एरर भी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, किसी एक जगह पर नहीं रहता है कि आप नापोगे और आपको मिल जाएगा। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ऑल द पॉलीगॉन्स। वो ग्रिड एडजस्टमेंट मतलब सब वो एरर बिल्कुल से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। प्रोपोर्शनलिटी छोटा या श्रिंक किया, उसको एक्सपेंड करके हम मतलब उस ट्रैवर्स को पूरा कर लेते थे लूप को, और वो ऑटोमेटिकली सारे पॉलीगॉन्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो उतना अंतर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर अगर मान लो मिलता भी है तो आप तो ट्रांजैक्शंस और मतलब जहां तक अब उसको फिक्स करना है। अब हमको सारी चीजों को करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट, ठीक है। किसी का हैंड रेज है? आइए, वासीउल्लाह सिद्दीकी बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर, एक क्वेश्चन था। जैसे क्वेश्चन क्या मतलब, ये पॉसिबिलिटी मैं पूछ रहा हूँ कि अगर 2 राजस्व ग्राम है, ठीक है, और 2 राजस्व ग्राम के बीच से कोई रिवर बह रही है, ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि आप जानते हैं कि बिहार में हमारे यहाँ फ्लड जो है वो फ्रीक्वेंट है बहुत, है ना। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि जो आपने मुस्तकिल जो 2 तय किए थे, मतलब यूनिक बाउंड्री के लिए जो आपने दोनों गांवों में जो मुस्तकिल तय किए थे, कुछ ऐसा हुआ कि रिवर का मियांडरिंग हुआ, मतलब रिवर ने अपना रास्ता चेंज किया और उसने क्या किया कि जो एक, जैसे मान लीजिए बी गांव में जो आपने मुस्तकिल जो लिया है, वो उसने मतलब वो रिवर जो है उसको लेते हुए चली गई। अरे भैया, तो समझ गया प्रॉब्लम कि आपको मुश्किल आसपास नहीं मिल रहा है, यही ना? मतलब मुस्तकिल जो है, मतलब ए और बी गांव में आपने एक मुस्तकिल दोनों जगह तय की। हाँ, दो बाउंड्री के दोनों साइड। हाँ, दोनों जगह तय किए, लेफ्ट और राइट में आपने दोनों जगह तय कर लिया। और जो बी वाला जो है वो रिवर के कुछ आसपास में ही होगा, तो रिवर ने अपना मतलब रिवर में मियांडरिंग हुई, रिवर ने अपना रास्ता चेंज किया और रास्ता चेंज करके वो कुछ ऐसा हुआ कि वो जो मुस्तकिल आपने जो बी गांव में तय किया था वो रिवर में अब समा गई। मतलब अब जो रिवर ने अपना पूरा रास्ता चेंज कर लिया है। देखिए, मैं समझ गया आपका प्रॉब्लम है। देखिए, आप, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं इस बात पर आप क्या करते हो, मुश्किल जो खोजते हो, बेसिकली खोजने के लिए क्या टेक्निक अप्लाई करते हो? खोजने के लिए जो टेक्निक अप्लाई करते हो, अगर आप एक ही नक्शे से करोगे, आपका प्रॉब्लम तब आएगा जब आप पुराने वाले नक्शे से खोजना चाहो केवल, कि जो मुश्किल तो हम दिख रहा है, ये तिमेड़ा है, आप खोज रहे हो तो वो तिमेड़ा आपको मिल नहीं रहा है क्योंकि बालू बिछ गया। अब तो वैसा कोई खेती नहीं दिख रहा है हमको, पूरा का पूरा बालू दिख रहा है। बेसिकली आप जो मुश्किल खोजते हो वो अभी वाला मैप और पुराना वाला मैप दोनों को देख के खोजते हो। आप पहले पॉइंट खोज लेते हो कि दोनों मैप में कौन सा है। अगर अभी वाले मैप में भी है और पुराने वाले मैप भी है, तभी ना आप उसको मुश्किल कंसीडर करते हो। तो वो तो आपको दिखेगा जमीन पर, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि वो दिख ही नहीं रहा है। पहले मतलब सर,
मेरा ये पॉइंट नहीं था सर। मैंने कहा कि कुछ ऐसा हुआ कि रिवर का जो रास्ता था वो बदल गया, ठीक, अपना रास्ता ही चेंज कर लिया। जैसे कि हमने 2013 के फ्लड में देखा था हम लोगों ने, ये उत्तराखंड में जो फ्लड आया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिवर का मेंडरिंग और रिवर का रास्ता ही चेंज कर लिया परमानेंटली जो आपने मुस्तकिल। और इनफैक्ट बी गांव में जो आपने मुस्तकिल तय किया था वो सिर्फ एक ही मुस्तकिल मिला अपने को पुराने और नए वाले मैप के अकॉर्डिंग। अब हुआ क्या कि रिवर ने अपना परमानेंटली रास्ता चेंज किया और वो रिवर जो है वो मुस्तकिल को खा गई, मतलब मुस्तकिल जो है अब रिवर में आ गया। अब ऐसे केस, अच्छा, तीन सीमाना की बात कर रहे हैं क्या? अच्छा, ऐसे केस में आप यूनिक बाउंड्री को फिर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हाँ, वो भी आपको, हाँ गुड क्वेश्चन, ये दिया हुआ है आपके टेक्निकल गाइडलाइन में भी दिया हुआ है। ऐसे इस केस में जो दो एडजॉइनिंग तो बाउंड्री, दो रेवेन्यू विलेज एडजॉइनिंग तो होगा, दो सटे हुए दो गांव तो होंगे। बिल्कुल। हाँ, तो जो गांव हमारा लैंड पार्ट पर है, जहां की हम जो हमारा ज्यादा लैंड पार्ट पर है, आपको ऐसा भी एग्जांपल मिलेगा कि 80% ऑफ द विलेज इज, मतलब वो अब वहां है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसे भी एग्जांपल मिला है। और जो वहां एकदम बिल्कुल से अभी नदी बह रही है, और ऐसा भी एग्जांपल मिलेगा कि यहाँ पूरा नदी बह रहा था, अभी वहाँ पूरा का पूरा एक सेटलमेंट बसा हुआ है गाँव, ऐसा भी मिलेगा आपको एग्जाम्पल। तो इस केस में ऐसा जिसमें लैंड पार्ट ज्यादा है, लैंड जहां हमको मुश्किल मिल रहा है, उससे हम रेवेन्यू विलेज को फिक्स कर दिए, और उसके रेवेन्यू विलेज को जब हम मान लिए तो अदर्स वाले का जो गैप ओवरलैप है उसी से हम उसको एडजस्ट कर देते हैं। मतलब एक को पूरा मान लेते हैं और दूसरे को जो जैसे ए और बी है, ए का ज्यादा पार्ट हमारा लैंड पार्ट पर है, ठीक है, और उसका सर्टेन पार्ट मान लो आपका पानी में जा रहा है, तो उस ए की पूरी बाउंड्री को मैंने उठा लिया, और बी वाले का, हाँ बी वाले का सेम बाउंड्री को हम रेप्लिकेट कर देते हैं बी पर। मतलब रिवर जो है वो बी में, मतलब रिवर जो है वहीं रहेगी। हाँ, रिवर जो है वहीं रहेगी,